गंभीर विडंबना यह थी कि मेरी पत्नी, जो हमेशा खुद को बेहद सफाई पसंद और कीटाणुओं से डरने वाली बताती थी, आज अपने जूनियर प्रशिक्षु के साथ एक ही पानी की बोतल से पीती हुई दिखाई दी। उसे ऐसा करते हुए देखते ही मुझे एहसास हो गया कि अब मैं उस शादी को आगे नहीं निभाना चाहता, जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ लगा दिया था। आखिर मैं तो सिर्फ एक बार गलती से उसका इस्तेमाल किया हुआ कप उठा बैठा था और उसने उसी क्षण वह कप जमीन पर पटक कर तोड़ दिया था। इतना ही नहीं, उसने मेरे सामने साफ शब्दों में कहा था कि उसे मेरे हाथ गंदे और घिनौने लगते हैं। उस दिन मेरा दिल भी उसी टूटे हुए कप की तरह बिखर गया था। इस समय मेरे दिमाग में बार बार वही वीडियो घूम रहा था जो मुझे आज मिला था। अगर मेरे करीबी दोस्त वांग जिकियांग ने वह वीडियो मुझे न भेजा होता तो शायद मैं कभी सच नहीं जान पाता कि मेरी पत्नी शेन याओयाओ की तथाकथित सफाई की सनक उतनी गंभीर थी ही नहीं जितनी वह दिखाती थी। वह भी किसी दूसरे इंसान के साथ एक ही बोतल से पानी पी सकती थी। वीडियो में वांग जिकियांग अपने मोबाइल से व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा था। हेलो दोस्तों, हम अभी शेन ग्रुप की कंपनी डिनर पार्टी में हैं। ये हैं हमारी प्रेसिडेंट शेन। क्या आपको नहीं लगता कि हमारी बॉस बहुत खूबसूरत हैं? उसने कैमरे की ओर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी लगता है कि हमारी बॉस बेहद खूबसूरत हैं। और मैं आपको एक और राज बताता हूं। प्रेसिडेंट शेन मेरी सीनियर प्रशिक्षु बहन है। मैं उनका जूनियर प्रशिक्षु भाई हूं। इसलिए लगता है कि भविष्य में ऑफिस की जिंदगी मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। इसके बाद वीडियो का दृश्य अचानक बदल गया। वांग जिकियांग ने पास रखी पानी की एक बोतल उठाई और उससे कुछ घूंट पानी पी लिया। उसी समय शेन याओयाओ फ्रेम में दिखाई दी। जिकियांग, वह बोतल मेरी है। उसकी आवाज में हल्की झिड़की थी। वांग जिकियांग तुरंत झेंप गया। माफ कीजिए बॉस, मैंने ध्यान से नहीं देखा। मुझे लगा यह मेरी बोतल है। तुम भी ना? शेन याओयाओ ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में जो स्नेह था वह स्क्रीन के पार से भी साफ महसूस किया जा सकता था। लेकिन जिसने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया वह उसका अगला कदम था। उसने बोतल का ढक्कन खोला और बिना किसी हिचकिचाहट के उसी जगह से पानी पी लिया जहां से वांग जिकियांग पहले पी चुका था। न उसने बोतल फेंकी, न उसे घिन आई, न उसने कोई नाराजगी दिखाई, बल्कि उसने बिल्कुल सामान्य ढंग से उसी बोतल से पानी पी लिया। उस पल मेरे भीतर ऐसा दर्द उठा जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। भगवान ही जानता है कि उस क्षण मैं कितनी बुरी तरह टूट चुका था। तो क्या शेन याओयाओ को वास्तव में कीटाणुओं से डर नहीं लगता था? नहीं, सच तो यह था कि उसकी सफाई की सनक सिर्फ मेरे लिए थी। वह सिर्फ मुझसे घृणा करती थी। आज मूल योजना के अनुसार मुझे उसकी ओर से उसके पुराने घर जाकर उसकी मां से मिलना था। लेकिन उस समय मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था। मैं उसकी मां का सामना करने की स्थिति में नहीं था, इसलिए मैं नहीं गया। करीब आधे घंटे बाद ही शेन याओयाओ का फोन आ गया। जैसे ही मैंने कॉल उठाई उसने सवालों की बौछार कर दी। तुम पुराने घर क्यों नहीं गए? मैंने थकी हुई आवाज में जवाब दिया, तबीयत ठीक नहीं है, जाने का मन नहीं था। मेरी बात सुनते ही उसका स्वर और ठंडा हो गया। गुयुआन चाओ, यह मत समझना कि मैं तुम्हारी चालें नहीं समझती। तुम सोचते हो कि इस तरह का व्यवहार करके तुम मेरा दिल पिघला दोगे? मैं तुम्हें साफ साफ बता रही हूं, मैं कभी भी तुम्हारे बच्चे की मां नहीं बनूंगी। उसकी कठोर और जहरीली आवाज फोन के उस पार से सीधे मेरे सीने में उतर गई। उस पल मुझे लगा कि इस रिश्ते को अब खत्म हो जाना चाहिए। अब इसे बचाने का कोई मतलब नहीं रह गया था। मैंने कुछ क्षण चुप रहने के बाद धीमी आवाज में कहा, तो फिर घर वापस आ जाओ, हमें बात करनी होगी। और इसीलिए मैंने शेन याओयाओ को वापस घर बुला लिया। उसके आते ही मैंने जानबूझकर उसका कप उठाया और उसी से पानी पी लिया। जैसा मैंने सोचा था, वह यह दृश्य एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकी। लगभग स्वाभाविक प्रतिक्रिया की तरह उसने तुरंत कप उठाकर कूड़ेदान में फेंक दिया। उसकी इस हरकत ने मेरे भीतर तलाक लेने के फैसले को और भी मजबूत कर दिया। मैंने टूटे हुए कप की ओर देखा और होठों पर एक फीकी मुस्कान उभर आई। फिर बिना किसी झिझक के मैंने दस्तावेज उसके सामने बढ़ा दिए। देख लो, अगर कोई आपत्ति नहीं है तो साइन कर देना। शेन याओयाओ ने भौहें सिकोड़ लीं। अब तुम क्या नया नाटक कर रहे हो? क्या पिछले कुछ दिनों में तुमने काफी परेशानी नहीं खड़ी की सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां नहीं बनना चाहती? तुमने मेरे कितने प्रोजेक्ट बर्बाद कर दिए हैं। उसकी बात सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। मैंने तुम्हारे प्रोजेक्ट बर्बाद किए? मैंने अविश्वास से उसकी ओर देखा। शेन याओयाओ, आखिर तुम मुझसे कितनी नफरत करती हो जो तुम मुझे इतना घटिया इंसान समझती हो? जिस प्रोजेक्ट की वह बात कर रही थी वह इसलिए नहीं गया था क्योंकि मैंने कोई चाल चली थी। असल वजह यह थी कि सामने वाली कंपनी की पेशकश बहुत कम थी। शेन याओयाओ हर हाल में वह प्रोजेक्ट हासिल करना चाहती थी, लेकिन कंपनी के अनुभवी कर्मचारियों का मानना था
कि इतनी कम कीमत पर प्रोजेक्ट लेना नुकसान का सौदा होगा। वे उसे समझा नहीं पाए, इसलिए आखिरकार मेरे पास आए। स्थिति समझने के बाद मैंने उस सौदे को रोक दिया। हालांकि कंपनी को वह प्रोजेक्ट नहीं मिला, लेकिन हमारी नकदी और संसाधन सुरक्षित रहे। मुझे कभी अंदाजा नहीं था कि वह इस बात को लेकर आज तक मुझसे नाराज बैठी है, लेकिन अब क्या फर्क पड़ता था। वैसे भी हम तलाक लेने वाले थे। वह मेरे बारे में जो चाहे सोच सकती थी। मैंने शांत स्वर में कहा, यह तलाक का समझौता है, ध्यान से पढ़ लो। मैंने तुम्हारी किसी भी चीज पर दावा नहीं किया है। साउथ डिस्ट्रिक्ट वाला छोटा अपार्टमेंट मेरी शादी से पहले की संपत्ति है, इसलिए वह मेरे पास रहेगा। बाकी सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। मेरी बात सुनते ही शेन याओयाओ का चेहरा बदल गया। जो दस्तावेज उसने अभी अभी लापरवाही से मेज पर फेंक दिया था, उसे उसने तुरंत फिर से उठा लिया। तुमने क्या कहा? उसकी आवाज में पहली बार घबराहट थी। जब उसने दस्तावेज को दोबारा पढ़ा और यकीन हो गया कि यह सचमुच तलाक का समझौता है, तो उसका चेहरा और भी बदसूरत हो गया। वह अचानक खड़ी हो गई। गुयुआन चाओ, सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां नहीं बनना चाहती, अब तुम मुझे तलाक की धमकी दे रहे हो? मैंने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए शांत स्वर में कहा, यह धमकी नहीं है। मैं सचमुच तलाक चाहता हूं। मैं पहले ही दस्तावेज पर साइन कर चुका हूं। तुम भी जल्दी से साइन कर दो। समय बर्बाद मत करो। मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मैंने उंगली से उस जगह की ओर इशारा किया जहां मेरा हस्ताक्षर था। शेन याओयाओ ने गहरी भौहें चढ़ा लीं। वह लंबे समय तक चुप खड़ी रही। मैं समझ गया कि वह जानना चाहती है कि मैंने अचानक तलाक का फैसला क्यों लिया। इसलिए बिना कुछ कहे मैंने वांग झिकियांग द्वारा भेजा गया वीडियो उसके सामने चला दिया। वीडियो खत्म होने के बाद उसके चेहरे पर हैरानी और उलझन पहले से भी ज्यादा गहरी हो गई। वह मेरी ओर देखती रही, मानो उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सिर्फ इसलिए कि वांगा झिकियांग ने एक वीडियो बना लिया, उसने तुम्हारा पानी पी लिया, बस इतनी सी बात है। मैंने सीधा शेन याओयाओ की आंखों में देखा, लेकिन मेरी बात सुनकर वह हंस पड़ी। गुयुआन चाओ, तो अब क्या हाल ये हो गया है कि कोई दूसरा इंसान मेरी पानी की बोतल से एक घूंट भी नहीं पी सकता? मैंने सिर हिलाया। मुद्दा यह नहीं है कि उसने तुम्हारा पानी पिया, मुद्दा यह है कि तुम दोनों ने एक ही बोतल से पानी पिया। शेन याओयाओ, हर बात की भी एक सीमा होती है। अभी थोड़ी देर पहले तुमने क्या किया था? क्या तुम्हारी याददाश्त अचानक चली गई है? मेरे भीतर वर्षों से दबा हुआ गुस्सा आखिर फूट पड़ा। मैं अब सचमुच थक चुका हूं। पिछले 3 सालों से सिर्फ इसलिए कि मैं शेन परिवार का एहसान मानता था, मैंने खुद को बार बार छोटा किया। तुम्हारे पूरे परिवार के सामने मैंने अपनी इज्जत तक दांव पर लगा दी। क्या वह भी काफी नहीं था? मेरी आवाज भारी हो गई। शेन परिवार आज जिस मुकाम पर खड़ा है, उसमें मेरे गु परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन तुम्हारे घर में मेरी हैसियत क्या थी? एक ऐसे आदमी की जिसकी कोई कीमत ही नहीं। जब तुम्हारी मां हम पर बच्चे के लिए दबाव डालती थी, तब भी हमेशा मैं ही था जो तुमसे विनती करता था। मैं ही तुम्हारे पीछे पीछे घूमता था, उम्मीद करता था कि एक दिन तुम मुझे अपना पति मानोगी। और तुम हमेशा किसी ऊंचे सिंहासन पर बैठी देवी की तरह व्यवहार करती रही। मुझ पर ध्यान देना है या नहीं, यह भी पूरी तरह तुम्हारे मूड पर निर्भर करता था। शेन याओयाओ की आंखों में एक जटिल भाव उभरा। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ बच्चा नहीं चाहती, लेकिन अगर वांग झिकियांग ने मेरे साथ एक ही बोतल से पानी पी लिया, तो क्या वह तलाक की वजह बन सकता है? इस बार उसका स्वर पहले से काफी नरम था, मानो वह मुझे समझाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैं अब इस रिश्ते को आगे नहीं खींचना चाहता था। इस शादी में हमेशा सिर्फ मैं ही देता रहा था। मैंने अपना समय दिया, अपना प्यार दिया, अपनी इज्जत दी, अपनी उम्मीदें दी, और बदले में मुझे क्या मिला? सिर्फ ठंडापन, सिर्फ उपेक्षा। मैं हमेशा सोचता रहा कि एक दिन शेन याओयाओ मेरी सच्चाई देखेगी। एक दिन उसे समझ आएगा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं। लेकिन मैं गलत था। जिस इंसान के दिल में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं थी, वह मेरी भावनाओं को कैसे समझ सकती थी? मैंने उसकी ओर देखते हुए कहा, हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं। मैंने सिर्फ एक बार तुम्हारे कप से पानी पी लिया था, और तुम उसे भी बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। लेकिन उसी तुमने उसके साथ एक ही बोतल से पानी पिया। अब बताओ, इसका मतलब क्या निकालूं? मेरे सवाल के बाद कमरे में सन्नाटा छा गया। शेन याओयाओ कुछ क्षणों तक मुझे देखती रही। तभी शायद उसे पहली बार समझ आया कि मैं वास्तव में किस बात से टूट गया था। लेकिन अब मेरे भीतर कुछ भी बचा नहीं था। मैंने थके हुए स्वर में कहा, बस, अब किसी सफाई की जरूरत नहीं है। मैं इन 3 सालों से तंग आ चुका हूं। चलो तलाक ले लेते हैं। मैंने फिर से दस्तावेज पर हस्ताक्षर वाली जगह की ओर इशारा किया। मेरी आवाज में ऐसा दृढ़ निश्चय था कि शेन याओयाओ एक पल के लिए चुप रह गई। अभी कुछ क्षण पहले उसका रवैया नरम पड़ गया था।
लग रहा था जैसे वह कुछ समझाना चाहती हो, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा फिर से पहले जैसा ठंडा और कठोर हो गया। ठीक है गुयुआन चाओ, जब तलाक की बात तुमने शुरू की है तो बाद में पछताना मत। मैं बिना झिझक बोला, मैं कभी नहीं पछताऊंगा। 3 साल बीत चुके थे। मेरे दिल की सारी उम्मीदें, सारी प्रतीक्षा और सारी अधूरी चाहतें अब धीरे धीरे कड़वाहट में बदल चुकी थीं। जिस चीज की मैंने हमेशा सबसे ज्यादा चाह की थी वह शेन याओयाओ से शादी करना था। उस समय हमारे गु परिवार ने इस रिश्ते को पक्का करने के लिए अपनी आधी संपत्ति तक खर्च कर दी थी। फिर भी मैंने कभी शिकायत नहीं की। मुझे कभी नहीं लगा कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। शादी के बाद भी जब शेन याओयाओ ने मेरे साथ बर्फ जैसी ठंडी दूरी बनाए रखी, तब भी मैं खुद को समझाता रहा। मैं बार बार अपने दिल से कहता था, गुयुआन चाओ, थोड़ा और धैर्य रखो। एक दिन आएगा, एक दिन वह तुम्हें जरूर स्वीकार करेगी। मैं हमेशा खुद को यही समझाता रहा था कि एक दिन मेरी सच्ची भावनाएं शेन याओयाओ के दिल को जरूर छू लेंगी। एक दिन वह मेरे प्यार और समर्पण को समझेगी। लेकिन हकीकत ने मुझे बेरहमी से झकझोर कर रख दिया। सच्चाई ने मेरे चेहरे पर ऐसा तमाचा मारा कि मेरी सारी उम्मीदें चकनाचूर हो गईं। तब मुझे समझ आया कि कुछ लोगों के दिल सचमुच कभी नहीं पिघलते। चाहे आप कितना भी प्यार दे दें, कितनी भी कुर्बानियां कर दें, उनके दिल तक आपकी भावनाएं कभी पहुंच ही नहीं पाती। आखिर में शेन याओयाओ ने तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर नहीं किए। वह गुस्से से भरी हुई घर से निकल गई और मैंने भी उसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की। अब चाहे वह दस्तखत करे या न करे, मेरे तलाक लेने के फैसले में कोई बदलाव नहीं आने वाला था। जब तक मैंने अपना सामान समेटना पूरा किया, तब तक रात काफी गहरी हो चुकी थी। पता नहीं क्या सोचकर, शायद किसी अदृश्य खिंचाव में आकर, मैंने यह जानने के बाद कि शेन याओयाओ बिजनेस ट्रिप पर गई है, वांग जीकियांग की सोशल मीडिया पोस्ट्स खोल ली। जैसा मैंने सोचा था, वे दोनों सचमुच साथ गए थे। सुबह सुबह की फ्लाइट। वांग जीकियांग ने चुपके से शेन याओयाओ की एक तस्वीर खींची थी। तस्वीर में वह काम में पूरी तरह डूबी हुई थी और उसका साइड प्रोफाइल दिखाई दे रहा था। फोटो के नीचे उसने कैप्शन लिखा था, अपनी खूबसूरत बॉस के साथ बिजनेस ट्रिप पर। आज मूड बहुत अच्छा है। नीचे कमेंट्स की लंबी कतार लगी हुई थी। ज्यादातर कमेंट हमारे कॉलेज के पुराने सहपाठियों के थे। कॉलेज के दिनों में वांग जीकियांग काफी मशहूर हुआ करता था और शेन याओयाओ तो पूरे कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की मानी जाती थी। अब 2008 बैच की सीनियर ऑन 2020 बैच का जूनियर एक ही कंपनी में साथ काम कर रहे थे। यह बात देखकर कई लोग मजाक उड़ाने लगे। एक ने लिखा, जूनियर वांग, क्या अब तुम हमारी कैंपस क्वीन को पटाने की तैयारी कर रहे हो? दूसरे ने चुटकी ली, कैंपस ब्यूटी और कैंपस हार्ट थ्रोब, क्या जोड़ी बनेगी? कमेंट सेक्शन बधाइयों और मजाक से भरा हुआ था। लेकिन उन तमाम टिप्पणियों के बीच केवल एक सहपाठी ऐसा था जिसे अब भी याद था कि मैं शेन याओयाओ का पति हूं। उसने लिखा, जूनियर गलत मत समझना, सीनियर शेन तो गुयुआन चाओ की है। इतने वर्षों बाद भी किसी को यह बात याद थी, यह देखकर मैं खुद भी हैरान रह गया। लेकिन उससे भी ज्यादा दर्द मुझे शेन याओयाओ के जवाब ने दिया। उसने उसी कमेंट के नीचे लिखा, मैं शेन याओयाओ सिर्फ अपनी हूं, मैं किसी की नहीं हूं। बस एक ही वाक्य था, लेकिन उस एक वाक्य ने सब कुछ साफ कर दिया। क्या इससे ज्यादा स्पष्ट कोई संकेत हो सकता था? शेन याओयाओ ने कभी मेरे साथ भविष्य की कल्पना ही नहीं की थी। उसके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं थी। अगर ऐसा ही था तो फिर इस शादी को ढोने का क्या मतलब था? मैंने तुरंत उसी पोस्ट पर एक कमेंट लिख दिया, फिर बिना कुछ और देखे फोन बंद कर दिया। मैंने लिखा, वैसे भी जल्द ही हमारा तलाक होने वाला है, अब सीनियर जूनियर की हो सकती है। उस रात न जाने कब मेरी आंख लग गई, लेकिन अगली सुबह मेरी नींद अचानक जोर जोर से दरवाजा पीटे जाने की आवाज से खुल गई। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। आवाज इतनी तेज थी कि मैं घबराकर बिस्तर से उठ बैठा। नींद से भरी आंखों के साथ मैंने दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही सबसे पहले जो चेहरा दिखाई दिया वह था शेन मां का। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, वह फट पड़ी। गुयुआन चाओ, इस सब का क्या मतलब है? उन्होंने अपना फोन मेरे सामने लहराया। स्क्रीन पर वांग जीकियांग की वही पोस्ट खुली हुई थी और लाल घेरे में मेरे द्वारा लिखा गया कमेंट साफ दिखाई दे रहा था। मैं चुपचाप खड़ा रहा। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था। शेन मां ने तीखे स्वर में पूछा, तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? लेकिन सच तो यह था कि वह मुझे बहुत पहले से पसंद नहीं करती थीं। वह लंबे समय से चाहती थीं कि शेन याओयाओ मुझसे तलाक ले लें। जब हमारे गु परिवार ने शेन परिवार की मदद करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था और धीरे धीरे हमारा परिवार कमजोर पड़ गया था,
उसी दिन से शेन माँ की नजरों में मेरी कीमत खत्म हो गई थी। उनके लिए मैं अब पहले जैसा योग्य दामाद नहीं रहा था, बल्कि एक ऐसा आदमी बन चुका था जो शेन माँ हमेशा यही मानती थीं कि अब मैं शेन याओयाओ के योग्य नहीं रहा। वह अक्सर मेरे सामने दूसरे बड़े परिवारों और कंपनियों का उदाहरण देती। कभी कहती, फलां परिवार की कंपनी इस साल कितने करोड़ कमा रही है, तो कभी किसी और का नाम लेकर उनकी सफलता के किस्से सुनाती, और फिर आखिर में ताना मारना नहीं भूलती, और तुम्हारा गु परिवार, अब तुम्हारे गु परिवार की हालत क्या है? दवो ये बात अच्छी तरह जानती थी। जब मैंने शेन याओयाओ से शादी की थी, तब मैंने गु परिवार की आधी संपत्ति उसके नाम कर दी थी। उसके बाद जब शेन परिवार संकट में फंसा, तब बची हुई आधी संपत्ति भी उनकी मदद में लगा दी गई। आज का गु परिवार केवल नाम भर का रह गया था। वह एक ऐसे बूढ़े इंसान की तरह था जिसकी सांसें बस किसी तरह चल रही हों, मुश्किल से टिके हुए। हर बार जब मैं चुप रह जाता, शेन माँ ऐसा अभिनय करती मानो उन्हें अभी अभी कोई बात याद आई हो। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। गु युआन चाओ, तुम्हारा गु परिवार तो लगभग खत्म होने की कगार पर है। मैं तुम्हारी बुराई नहीं कर रही, लेकिन अगर तुम में सचमुच कोई काबिलियत होती तो गु परिवार इस हालत में कभी नहीं पहुंचता। मैंने कड़वाहट भरी मुस्कान दबा ली। हाँ, अगर उस समय शेन याओयाओ के मामले में मैं थोड़ा स्वार्थी होता, अगर मैंने अपने परिवार की सारी दौलत और संसाधन उसके परिवार के लिए ना झोंक दिए होते, तो शायद आज मेरी यह हालत नहीं होती। मेरे माता पिता जानते थे कि मैं शेन याओयाओ से कितना प्यार करता हूं, और उन्होंने बिना किसी शर्त के मेरा साथ दिया था। वे हमेशा मुस्कुराकर कहते थे, हमारे बेटे की पसंद कभी गलत नहीं हो सकती। जिस लड़की को हमारा बेटा पसंद करता है, वह जरूर सबसे अच्छी होगी। लेकिन आज मैंने पूरा गु परिवार दांव पर लगा दिया, अपना सब कुछ खो दिया। फिर भी मैं शेन याओयाओ के दिल में अपने लिए जरा सी जगह नहीं बना पाया। सच्चे प्यार का एक छोटा सा अंश भी मुझे नहीं मिला। कभी कभी मुझे सचमुच लगता है मैं गु युआन चाओ शायद जन्मजात असफल इंसान हूं। शेन माँ ने मेरी चुप्पी देखकर फिर ऊंची आवाज में कहा, गु युआन चाओ, कुछ बोलोगे भी? मैंने उनकी ओर देखा और शांत स्वर में जवाब दिया, जब सब कुछ आपके सामने है तो मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? क्या आपने शेन याओयाओ का कमेंट नहीं देखा? उसने खुद कहा है कि वह किसी की नहीं है। जब वह मेरी नहीं बनना चाहती तो उसे आजाद कर देना ही बेहतर नहीं होगा? मैं कुछ क्षण रुका, फिर सीधा उनकी आंखों में देखते हुए बोला, वैसे भी आप तो हमेशा से हमारे तलाक का इंतजार कर रही थीं। अब जबकि तलाक लगभग तय हो चुका था, मुझे उनके सामने जरूरत से ज्यादा विनम्र बने रहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। शायद उन्होंने कभी मुझे इस तरह जवाब देते नहीं सुना था। शायद पहली बार उन्होंने मेरे भीतर दबा हुआ गुस्सा देखा था, इसलिए वह कुछ क्षणों के लिए पूरी तरह स्तब्ध रह गईं। काफी देर बाद उन्हें जैसे होश आया। गु युआन चाओ, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा गु परिवार अभी भी कोई प्रतिष्ठित और ताकतवर परिवार है? मैंने ठंडी हंसी हंसी। तो अगर नहीं है तो क्या बदल जाता है? क्या इससे सच्चाई बदल जाएगी? शेन माँ एक पल के लिए बिल्कुल निरुत्तर हो गईं। उनके पास मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं था। मैंने दरवाजे की ओर इशारा किया, और कुछ काम था। उनका चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। बहुत अच्छा, चूंकि तुम इतने एहसान फरामोश हो तो हमारी याओयाओ के पास भी तुम्हारे जैसे टेढ़े मेढ़े पेड़ से लिपटे रहने का कोई कारण नहीं है। यह कहकर वह गुस्से में पैर पटकती हुई चली गई। दरवाजा जोर से बंद हुआ और आखिरकार मेरे कानों को कुछ शांति मिली। मुझे पता था कि अब शेन याओयाओ का इंतजार करने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए मैंने अपना सामान उठाया और सीधे वहां से निकल गया। साउथ डिस्ट्रिक्ट वाले छोटे से अपार्टमेंट में पहुंचकर मैंने अपना सामान रखा, फिर अपने माता पिता के घर चला गया। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें पहले से पता हो कि मैं आने वाला हूं। मुझे देखकर उनके चेहरे पर कोई खास हैरानी नहीं थी, लेकिन मेरी मां की आंखों में साफ चिंता दिखाई दे रही थी। उन्होंने घबराए हुए स्वर में मेरी ओर देखा और धीरे से पूछा, बेटा बेटा तुम ठीक तो हो ना? मां ने चिंता भरी निगाहों से मुझे देखते हुए पूछा। मैं हल्का सा मुस्कुराया। मां, मैं बिल्कुल ठीक हूं। क्या हुआ? मां मेरी आंखों और चेहरे के भावों को ध्यान से पढ़ने लगी। अगर अब भी मैं यह न समझ पाता कि उन्हें कुछ चिंता है तो सच में मैं बहुत बड़ा मूर्ख होता। मैंने उल्टा उनसे ही पूछ लिया। मां थोड़ा असहज हो गई। उन्होंने जबरन मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ नहीं, मैं तो बस। लेकिन वह अपनी बात पूरी नहीं कर पा रही थी। तभी मेरे पिता, जो हमेशा से सीधे और अधीर स्वभाव के थे, आगे बढ़ाए। उन्हें मां का यूं हिचकिचाना बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने सीधे मेरे सामने आकर पूछा, क्या तुम सच में शेन याओयाओ को तलाक देने वाले हो? उनका सवाल सुनकर मैं थोड़ा चौंक गया। मेरी आंखों में झिझक उभर आई। क्या इसमें कोई समस्या है? सच कहूं तो अगर मेरे माता पिता इस फैसले का विरोध करते
तो मैं उन्हें दोष नहीं देता। आखिर मैं शेन याओयाओ से सच्चा प्यार करता था और अब अचानक तलाक की बात कर रहा था। किसी भी माता पिता के लिए यह बात समझना आसान नहीं होता, लेकिन अगले ही पल पिताजी का जवाब सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। समस्या? बिल्कुल नहीं बेटा, आखिरकार तुम्हें समझ तो आई। उन्होंने उत्साह में अपनी जांघ पर जोर से हाथ मारा। उनकी आंखों में ऐसी खुशी थी मानो कोई बहुत बड़ी जीत मिल गई हो। मैं कुछ क्षण उन्हें देखता रह गया। क्यों ऐसा लग रहा था कि वह बहुत पहले से मेरे तलाक का इंतजार कर रहे थे। फिर मैंने मां की ओर देखा और वहां का दृश्य तो और भी हैरान करने वाला था। मां की खुशी पिताजी से भी ज्यादा खुलकर दिखाई दे रही थी। उनकी मुस्कान इतनी चौड़ी थी कि लगता था कानों तक पहुंच जाएगी। मुझे अवाक खड़ा देखकर दोनों ने तुरंत मुझे सोफे पर बैठा लिया। मां ने मेरा हाथ पकड़ लिया। बेटा, तुम सच में पक्का फैसला कर चुके हो? मैंने बिना हिचकिचाए सिर हिला दिया। अगले ही पल मां और पिताजी ने एक दूसरे को गले लगा लिया। उनकी खुशी जैसे वर्षों से रोकी हुई थी और अब अचानक फूट पड़ी। उन्हें देखकर मैं पूरी तरह अवाक रह गया। तभी मुझे एहसास हुआ वे दोनों बहुत लंबे समय से मेरे तलाक का इंतजार कर रहे थे और शायद उन्होंने पहले से ही कोई वैकल्पिक योजना भी तैयार कर रखी थी। मेरे होंठों पर अनायास हंसी आ गई। आप दोनों तो बड़े चालाक निकले। मैं ना मन ही मन सोचने लगा। मैं तो हमेशा यही समझता रहा कि मेरे प्यार की वजह से गु परिवार लगभग बर्बाद हो चुका है, लेकिन अब लग रहा था कि मैं सिर्फ हिमखंड का ऊपरी हिस्सा ही देख पाया था। असल कहानी शायद कहीं ज्यादा गहरी थी। उस पल मुझे अपने माता पिता पर सचमुच गर्व हुआ। मैं खुद को रोक नहीं पाया और उनकी तरफ अंगूठा उठाकर बोला, कमाल है। इसी बीच अचानक बटलर घबराया हुआ अंदर भागता हुआ आया। मालिक, मेल्किन! शेन मैडम और शेन साहब आ गए हैं। ये सुनते ही मेरे होंठों के कोने हल्के से ऊपर उठ गए। लगता है वे लोग अब और इंतजार नहीं कर पाए। मेरे माता पिता अभी उठकर उनका स्वागत भी नहीं कर पाए थे कि शेन परिवार के लोग खुद ही अंदर चले आए। जैसे ही वे ड्राइंग रूम में दाखिल हुए, शेन मां ने ऐसा व्यवहार करना शुरू कर दिया मानो यह घर उन्हीं का हो। उन्होंने चारों तरफ नजर घुमाई और ऊंची आवाज में कहा, इतनी देर क्यों लगा दी? तुम लोग आखिर कर क्या रहे थे? इतना कहकर उन्होंने अपना महंगा हैंडबैग एक नौकर की तरफ ऐसे उछाल दिया जैसे कोई मालिक अपने अधीनस्थ को आदेश दे रहा हो। उनके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उनका अहंकार आसमान छू रहा हो। शेन याओयाओ उनके पीछे पीछे अंदर आई। उसका चेहरा पहले से ही चिड़चिड़ा और तनावग्रस्त था। जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, उसने मुझे बेहद तीखी नजर से घूरा, मानो सारी नाराजगी का कारण मैं ही हूं। मेरे माता पिता अभी कुछ कह पाते, उससे पहले ही शेन मां ने फिर बोलना शुरू कर दिया। चूंकि अब तुम लोग तलाक लेने वाले हो, तो बेहतर होगा कि सारी बातें साफ साफ यहीं तय कर ली जाएं। उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, आखिर शेन परिवार कोई ऐसी जगह नहीं है जो। और इतना कहते ही कमरे का माहौल अचानक और भी भारी हो गया। आगे क्या होने वाला था, यह लगभग हर किसी को महसूस होने लगा था। शेन परिवार मुफ्तखोरों को नहीं पालता। हमारा घर कोई ऐसा आश्रय नहीं है जहां निकम्मे लोग आकर जीवन बिताएं। शेन मां के ये शब्द सुनकर मैं कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गया। मैं गु युआनचाओ? मुफ्तखोर? यह कितना हास्यास्पद और कटु मजाक था। शेन याओयाओ चुपचाप खड़ी रही, मानो उसकी मां की बातों में कुछ भी गलत न हो, और शेन मां उसी तरह नाटक करती रहीं। क्या उन्हें सचमुच लगता था कि इस तरह कुछ शब्द बोल देने से वह सब मिट जाएगा जो मैंने शेन परिवार के लिए किया था? मेरे होंठों से एक ठंडी हंसी निकल गई। मेरी हंसी सुनते ही शेन याओयाओ का चेहरा और भी कठोर हो गया। उसने मुझे बर्फ जैसी ठंडी निगाहों से देखा। गु युआनचाओ, वह चेहरा बनाना बंद करो। अगर तुम यह सब तमाशा न करते तो मुझे काम छोड़कर यहां वापस नहीं आना पड़ता। मैंने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर केवल आरोप थे, सिर्फ नाराजगी, सिर्फ दोषारोपण। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि इस बार मुझे दर्द नहीं हुआ, बल्कि मेरे भीतर एक अजीब सी राहत महसूस हुई। शायद इन 3 वर्षों में शेन याओयाओ के लिए मेरा प्रेम धीरे धीरे घिसकर खत्म हो चुका था। समय ने उसे थोड़ा थोड़ा करके मिटा दिया था, और शायद यह अच्छा ही हुआ। कम से कम एक ही झटके में पूरी तरह टूटने से तो बेहतर था। मैंने शांत स्वर में कहा, मैंने तुम्हें काम छोड़कर आने के लिए मजबूर नहीं किया। मैंने तो कल ही तुम्हें तलाक के कागज दे दिए थे। हस्ताक्षर करने से इनकार तुमने किया था। शेन याओयाओ की भौहें सिकुड़ गईं। तभी शेन मां ने तुरंत बात पकड़ ली। गु युआनचाओ, अब तुम जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुम बेवजह रोज रोज ड्रामा न करते तो हमारी याओयाओ ने कभी तलाक के बारे में सोचा भी नहीं होता। मैंने उनकी ओर देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, वह मेरे साथ बच्चा पैदा नहीं करना चाहती, लेकिन तलाक भी नहीं लेना चाहती। आखिर वह मुझे इस तरह बांधकर क्यों रखना चाहती है? मेरे शब्द कमरे में गूंज उठे। मैंने पहली बार इतनी बेरहमी से सच्चाई सामने रख दी थी।
अतीत में मैं हमेशा शेन माँ के साथ सम्मान से पेश आता था, उनकी हर मांग पूरी करने की कोशिश करता था, कभी बहस नहीं करता था, कभी जवाब नहीं देता था, क्योंकि वह शेन याओयाओ की माँ थी। शेन याओयाओ एक बेहद महत्वाकांक्षी और सफल महिला थी। पूरे शेन परिवार का भार उसी के कंधों पर था। लेकिन लोग शायद भूल चुके थे कि मैं भी कभी असाधारण प्रतिभा वाला इंसान था। कॉलेज के दिनों में मैं और शेन याओयाओ दोनों कैंपस के चर्चित नाम थे। लोग हमारी बराबरी करते थे। हम दोनों को प्रतिभाशाली और सफल भविष्य वाला मानते थे। लेकिन शायद मैं प्रेम में इतना अंधा हो गया था कि अपनी पूरी दुनिया उसी के लिए कुर्बान कर बैठा। कॉलेज से निकलने के बाद सबसे पहले मैंने गु परिवार को दांव पर लगाया, फिर धीरे धीरे खुद को भी। समय के साथ लोगों की नजरों में मेरी पहचान बदल गई। अब कोई मुझे प्रतिभाशाली निवेशक या व्यवसायी नहीं कहता था। सब मुझे सिर्फ एक घर बैठा पति समझने लगे थे। वे भूल चुके थे कि कभी गु परिवार शेन परिवार से भी अधिक शक्तिशाली था। यहां तक कि शेन मां भी मेरी सारी कुर्बानियां भूल चुकी थीं। उनकी नजर में मैं केवल ऐसा व्यक्ति था जो शेन परिवार के छोटे मोटे काम करता रहता था। शेन मां ने व्यंग्य से कहा, घु युआन चाओ, क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि याओयाओ तुम्हारे साथ बच्चा क्यों नहीं चाहती? क्या तुम्हारे अंदर जरा भी आत्मज्ञान नहीं है? तुमने अपनी जिंदगी में हासिल ही क्या किया है? दिन भर सिर्फ याओयाओ पर निर्भर रहते हो। अगर याओयाओ तुम्हारे बच्चे की मां बन भी जाए तो उसे पालोगे कैसे? तुम्हारे पास है ही क्या? उनके शब्द जहर की तरह थे। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, मेरी मां अब और सहन नहीं कर सकी। जब से शेन मां और शेन याओयाओ बोलना शुरू हुई थी, मैं अपने माता पिता के चेहरे का रंग बदलते देख रहा था। अगर मैंने उन्हें आंखों से शांत रहने का संकेत न दिया होता तो शायद वे दोनों को घर में घुसते ही बाहर निकाल देते। अचानक धड़ाम! मेरी मां ने जोर से मेज पर हाथ मारा। आवाज इतनी तेज थी कि शेन मां खुद चौंक कर पीछे हट गईं। कुछ पल बाद संभलते ही उन्होंने मेरी मां को घूरा। उनकी आवाज में तीखापन भर गया। मिसेस गु, मैं समझती हूं कि अगर गु युआनचाओ और याओयाओ का तलाक हो गया तो आप एक अच्छी बहू खो देंगी। लेकिन याओयाओ को भी अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है। उनकी बेशर्मी की कोई सीमा नहीं थी। सच कहूं तो मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि कोई इंसान इतना निर्लज्ज भी हो सकता है। मेरे पिता ने आंखें इतनी जोर से घुमाईं कि मानो वे सिर के पीछे पहुंच जाएंगी। उनके चेहरे पर साफ लिखा था, ऐसा भी कोई बोलता है? शेन मां अभी और कुछ कहने ही वाली थीं कि मेरे माता पिता ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों की आंखों में एक जैसी मुस्कान थी। फिर मेरे पिता आराम से सोफे पर टिक गए और बोले, मिसेस शेन, अगर बात ऐसी है तो फिर क्यों ना हम दोनों बच्चों के लिए। और उनकी बात यहीं अधूरी रह गई। आगे क्या होने वाला था यह सुनने के लिए पूरे कमरे का माहौल एकदम तनावपूर्ण हो चुका था। तो फिर जितनी जल्दी हो सके इन दोनों का तलाक करवा देते हैं। पिताजी की बात सुनते ही शेन मां पूरी तरह स्तब्ध रह गईं। उनके चेहरे पर ऐसा भाव था मानो उन्होंने कुछ अविश्वसनीय सुन लिया हो। शायद उनके मन में हमेशा यही धारणा थी कि शेन याओयाओ इतनी उत्कृष्ट, इतनी सफल और इतनी मूल्यवान है कि हमारा गु परिवार हर हाल में उससे चिपका रहना चाहेगा। उन्हें लगता था कि चाहे कुछ भी हो जाए हम तलाक की बात कभी स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन अब मैं गु युआनचाओ खुद उसे छोड़ना चाहता था और मेरे माता पिता भी बिना किसी हिचकिचाहट के मेरा साथ दे रहे थे। यह बात शेन मां के लिए समझना मुश्किल था। शेन याओयाओ ने पहले मेरी ओर देखा, फिर मेरे माता पिता की ओर। उसकी आंखों में तिरस्कार साफ दिखाई दे रहा था, मानो वह सोच रही हो कि हम केवल दिखावा कर रहे हैं, कि हम अंदर से टूट चुके हैं लेकिन बाहर से शांत बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब मुझे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। मैंने शांत स्वर में कहा, तुम तलाक का समझौता पढ़ चुकी हो? अब यह वाला देख लो, इसे तुम्हारे वकील ने तैयार किया है। मैंने दस्तावेज उसकी ओर बढ़ा दिया। शेन याओयाओ ने उसे लापरवाही से मेज पर फेंक दिया। उसके चेहरे पर कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। मैंने भी इस बात पर बहस नहीं की, बस दस्तावेज उठाकर खुद पढ़ना शुरू कर दिया। सच कहूं तो उस समझौते में और मेरे द्वारा तैयार किए गए समझौते में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। ज्यादातर शर्तें लगभग एक जैसी थीं। बस एक अतिरिक्त शर्त जोड़ी गई थी। उसमें साफ लिखा था, भविष्य में चाहे शेन परिवार कितना भी आगे बढ़े या गु परिवार कितना भी बदल जाए, दोनों परिवार एक दूसरे के मामलों में कभी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। न कोई संपर्क करेगा, न कोई मदद मांगेगा, न कोई दूसरे के जीवन में दखल देगा। यह पढ़ते ही मैं सब समझ गया। शेन याओयाओ को डर था कि अगर गु परिवार पूरी तरह टूट गया तो शायद हम भविष्य में शेन परिवार के नाम और प्रतिष्ठा का सहारा लेने की कोशिश करेंगे। उसे यह चिंता थी कि हम दोबारा उठने के लिए उनके प्रभाव का उपयोग करेंगे। लेकिन उसे क्या पता था कि यह शर्त तो मेरे माता पिता की इच्छा से भी पूरी तरह मेल खाती थी। मैंने दस्तावेज पर उंगली रखते हुए कहा,
मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस शर्त का पूरी तरह पालन करेंगे। फिर मैंने शेन याओ याओ की ओर देखा, लेकिन मेरी उम्मीद के विपरीत वह अचानक हंस पड़ी। उसकी हंसी में व्यंग्य भरा हुआ था। गुयुआन चाओ, क्या तुम सच में इसके लिए तैयार हो? मैंने बिना झिझक उसकी आंखों में देखा। बिल्कुल। मेरे स्वर में कोई डगमगाहट नहीं थी। शेन याओ याओ कुछ क्षण मुझे देखती रही, फिर उसने सिर हिलाया। ठीक है। शेन माँ कुछ कहना चाहती थीं, लेकिन शेन याओ याओ ने उन्हें रोक दिया। माँ, ऐसे इंसान से बहस करके अपना समय क्यों बर्बाद कर रही हैं? जब गु युआनचाओ तलाक के लिए तैयार है तो हम बस कानूनी प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं। इतना कहकर उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और बाहर की ओर चल पड़ी, लेकिन दरवाजे तक पहुंचकर भी वह रुकी। उसने पीछे मुड़कर मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में अब भी वही ठंडापन था। गु युआनचाओ, कल सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाना मत भूलना। मैंने शांत भाव से सिर हिलाया। ठीक है। मेरे जवाब में न दुख था, न गुस्सा, न कोई शिकायत। शायद पहली बार मैंने उसे पूरी तरह जाने दिया था। उन दोनों के जाने के बाद घर में अचानक सन्नाटा छा गया। कुछ क्षण बाद मैंने देखा मां की आंखें लाल हो चुकी थीं। उनमें आंसू भर आए थे। उन्होंने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। बेटा, तुमने शेन परिवार में आखिर कितना कुछ सहा होगा। उनकी आवाज कांप रही थी। अगर हमें पता होता कि बात यहां तक पहुंच जाएगी तो हम कभी तुम्हारी शादी उससे नहीं होने देते। मां की बात सुनकर मेरे दिल में हल्का सा दर्द उठा, लेकिन मैंने मुस्कुराकर उनका हाथ थाम लिया। मां, जो हो गया उसे अब बीत जाने दीजिए। इन बातों पर हम बाद में बात करेंगे। मां ने धीरे से सिर हिलाया। वह समझ गई कि मैं अभी उस दर्द को फिर से नहीं छूना चाहता। उसी समय पिताजी अचानक बोले, अब बहुत हो गया। गु परिवार का कारोबार तुम्हें संभालना चाहिए। मैं सब कुछ तुम्हारे हवाले कर देता हूं। लेकिन मैंने तुरंत मना कर दिया। मां, पापा, मुझे अभी थोड़ा समय चाहिए। और सच कहूं तो इतना बड़ा पारिवारिक व्यवसाय संभालने के लिए शायद अभी मेरी तैयारी पूरी नहीं है। मेरी बात सुनकर पिताजी हंस पड़े। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा। उनकी आंखों में गर्व झलक रहा था। बेटा, तुम हमारे गु परिवार के उत्तराधिकारी हो। यह सब तुम्हारा ही है और एक दिन तुम्हें ही इसे संभालना होगा। मुझे पता है। आप लोग चिंता मत कीजिए। जब मैं पूरी तरह खुद को संभाल लूंगा तब गु परिवार का कारोबार मैं ही संभालूंगा। मैंने अपने माता पिता से यह वादा किया। मेरी बात सुनकर उनके चेहरों पर आखिरकार संतोष दिखाई दिया। तब जाकर उन्होंने मुझे कुछ समय अपने लिए निकालने और दुनिया को अपने तरीके से समझने की अनुमति दी। लेकिन मेरे मन में एक सवाल लगातार घूम रहा था। मैं जानना चाहता था कि आखिर वे मुझे सच्चाई कब बताने वाले थे। मैंने सीधे पूछ लिया। माँ और पिताजी ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर दोनों ने एक साथ गहरी सांस छोड़ी। कुछ क्षण बाद पिताजी गंभीर स्वर में बोले, जिस दिन तुम्हें सच दिखाई देने लगता, जिस दिन तुम अपनी आंखों से सब समझ लेते। असल में शुरुआत में मेरे माता पिता ने मेरे और शेन याओ याओ के रिश्ते का समर्थन किया था। वे चाहते थे कि मैं खुश रहूं, लेकिन वे शेन परिवार के स्वभाव को अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने कभी नहीं माना कि शेन याओ याओ उतनी अच्छी इंसान है जितनी मैं उसे समझता था। कई बार उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की थी। वे चाहते थे कि मैं शेन याओ याओ को थोड़ा और गहराई से समझूं, लेकिन उस समय मैं पूरी तरह उसके प्यार में डूब चुका था। मेरे लिए वह दुनिया की सबसे अच्छी लड़की थी। मैं किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। मेरे माता पिता चाहे जितना समझाते, मैं नहीं मानता। आखिरकार उन्होंने मुझे रोकना छोड़ दिया। उन्होंने मेरा साथ देने का फैसला किया, लेकिन साथ ही चुपचाप एक बैकअप योजना भी तैयार कर ली। उन्होंने पूरे गु परिवार को मेरे हवाले नहीं किया। उन्होंने कंपनी का केवल एक छोटा हिस्सा मेरे नियंत्रण में दिया। उन्हें लगा था कि यह मेरे प्यार का सम्मान करने का एक तरीका होगा, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका यह छोटा सा फैसला इतनी जल्दी शेन याओ याओ का असली चेहरा सामने ले आएगा। सच तो यह था कि इससे पहले भी कई बार मुझे महसूस हुआ था कि शेन याओ याओ का व्यवहार मेरे प्रति अजीब था। कभी वह बेहद करीब लगती और कभी बिल्कुल दूर। कभी प्यार जताती तो कभी ऐसा लगता मानो मैं उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता। एक बार मैंने उससे सीधे पूछ भी लिया था, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती हो या फिर नहीं? लेकिन मेरी बात सुनते ही वह नाराज हो गई थी। उसने गुस्से में कहा था, गुयुआन चाओ, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूं और तुम मुझ पर शक कर रहे हो? क्या हमारा रिश्ता इतना कमजोर है? फिर उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें पता भी है कितने लोग मेरा पीछा करते हैं, कितने लोग मेरे साथ रहना चाहते हैं? उस समय उसका गुस्सा देखकर मैं डर गया था। मुझे लगा शायद गलती मेरी ही है। मैं तुरंत उसे मनाने लगा, अपनी बात समझाने लगा। तब उसने मुझे गले लगा लिया था और मेरे कान में धीरे से कहा था, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मैं तुमसे प्यार कैसे नहीं कर सकती? अब पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है शेन याओ याओ शुरू से ही सब जानती थी। वह जानती थी कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं।
वह जानती थी कि मैं उसके लिए कितना कुछ त्याग सकता हूं, और उसने यह भी देखा कि कैसे मैंने गु परिवार की ताकत और संसाधनों का इस्तेमाल करके शेन परिवार को ऊपर उठाया। आज शेन परिवार उद्योग जगत का एक मजबूत स्तंभ बन चुका था, और शेन याओयाओ वह एक चर्चित, सफल और बेहद खूबसूरत महिला सीईओ बन चुकी थी। हर बड़ा वित्तीय और बिजनेस मैगजीन उसका इंटरव्यू लेना चाहता था। लोग उसकी सफलता के किस्से सुनाते थे। सब कहते थे गु युआनचाओ कितना भाग्यशाली है कि उसे ऐसी पत्नी मिली। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि शेन याओयाओ की आज की सफलता के पीछे मैंने क्या क्या खोया था, मैंने कितनी कीमत चुकाई थी। सौभाग्य से मेरे माता पिता ने पहले से एक सुरक्षा योजना तैयार कर रखी थी, वरना शायद घू परिवार सचमुच मेरी वजह से पूरी तरह बर्बाद हो गया होता। अगली सुबह बहुत जल्दी मेरा फोन बजा। कॉल शेन याओयाओ की थी। जैसे ही मैंने फोन उठाया, उसकी ठंडी और हुक्म चलाने वाली आवाज सुनाई दी। आधे घंटे के भीतर सिविल अफेयर्स ब्यूरो पहुंच जाओ। अगर नहीं पहुंच सकते तो आने की जरूरत भी नहीं है। वह हमेशा की तरह आदेश दे रही थी, हमेशा की तरह हावी होने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इस बार मुझे बिल्कुल भी घबराहट नहीं हुई। मैं जानबूझकर आधे घंटे के भीतर वहां नहीं पहुंचा, क्योंकि अब तलाक के लिए बेचैन व्यक्ति मैं नहीं था, बल्कि कोई और था। हाँ, पिछली रात मुझे एक और वीडियो मिला था, और वो भी वांग जिकियांग ने भेजा था। वीडियो में एक धुंधली रोशनी वाला बार दिखाई दे रहा था। माहौल शांत था। शेन याओयाओ अकेले बैठकर शराब पी रही थी। उसके सामने कई खाली गिलास पड़े थे, और वांग जिकियांग ठीक उसके बगल में बैठा था। वीडियो में उसकी आवाज सुनाई दी, सीनियर सिस्टर, आप इतनी ज्यादा शराब क्यों पी रही हैं? शेन याओयाओ ने गिलास हाथ में पकड़े पकड़े उसकी ओर देखा। उधर वांग जिकियांग ने फिर पूछा, जिकियांग यहां है, लेकिन आप अभी तक घर क्यों नहीं गई? और वीडियो यहीं तक था, जैसे आगे की बात अभी सामने आनी बाकी हो। यहां अभी तक क्यों बैठे हो? बाकी सब लोग तो बहुत पहले जा चुके हैं। तुम भी चले जाओ, मेरी चिंता मत करो। वीडियो में शेन याओयाओ ने सिर झुकाए हुए कहा। लेकिन वांग जिकियांग ने तुरंत जवाब दिया, सीनियर सिस्टर, मैं आपको यहां अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूं? वीडियो में दोनों के बीच की नजदीकी साफ महसूस हो रही थी। उनके हाव भाव, उनकी बातें और एक दूसरे को देखने का तरीका किसी साधारण सहकर्मी जैसा नहीं था। कुछ देर बाद वांग जिकियांग ने बेहद कोमल नजरों से शेन याओयाओ की ओर देखा। शेन याओयाओ ने भी उसकी ओर नजर उठाई। दोनों की आंखें मिलीं। यहां तक कि मोबाइल की स्क्रीन के पार से भी उनके बीच का आकर्षण महसूस किया जा सकता था। फिर दोनों एक दूसरे के ओर करीब आ गए। शेन याओयाओ ने हल्की झिझक दिखाई और वांग जिकियांग को पीछे हटाने की कोशिश की। जिकियांग, उसकी आवाज धीमी थी। वांग जिकियांग ने उसकी ओर देखते हुए कहा, सीनियर सिस्टर, मुझे पता है कि आपका अभी तक सीनियर ब्रदर गु से तलाक नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको पसंद करता हूं, सच में पसंद करता हूं। मैं अब और आपको इस तरह खुद से समझौता करते नहीं देख सकता। तो सीनियर ब्रदर गु आपके लायक बिल्कुल नहीं है। वांग जिकियांग मुझे इस तरह नीचा दिखा रहा था मानो मेरी कोई कीमत ही ना हो। उसके शब्दों में मेरे लिए सिर्फ तिरस्कार था। उसके अनुसार मेरा शेन याओयाओ से विवाह होना किसी चमत्कार से कम नहीं था, जैसे मैंने पिछले जन्म में कोई महान पुण्य किया हो। मैंने सोचा था कि कम से कम शेन याओयाओ मेरा पक्ष लेगी। आखिर जब हमारा रिश्ता शुरू हुआ था, तब हम दोनों को आदर्श जोड़ी माना जाता था। सच तो यह था कि शुरुआत में शेन याओयाओ ने ही मेरा पीछा किया था। बाद में जाकर मैं पूरी तरह उससे प्रेम करने लगा। शेन याओयाओ वाकई बेहद आकर्षक व्यक्तित्व वाली थी। यदि ऐसा ना होता तो मैं कभी इतना गहराई से उसके प्रेम में नहीं पड़ता। लेकिन वांग जिकियांग की बातों के जवाब में उसने जो कहा, उसने मेरे दिल को पूरी तरह ठंडा कर दिया। शेन याओयाओ ने कहा, गु युआनचाओ ने मुझे इतने वर्षों तक रोके रखा। वह मेरा उपयोग करता रहा, मेरे सहारे जीता रहा, लेकिन उसने कभी मेरी कद्र नहीं की। अब तो वह मुझसे तलाक भी लेना चाहता है। वांग जिकियांग ने तुरंत कहा, सीनियर सिस्टर, वह आपकी कीमत नहीं समझ सकता, लेकिन मैं समझता हूं। गु युआनचाओ को छोड़ दीजिए, मेरे साथ रहिए, ठीक है? वीडियो में वांग जिकियांग बेहद भावुक और समर्पित दिखाई दे रहा था। सच कहूं तो अगर उस समय उसके सामने बैठी महिला मेरी पत्नी न होती तो शायद मैं भी उसकी बातों से प्रभावित हो जाता। वीडियो यहीं अचानक समाप्त हो गया। कुछ देर बाद वांग जिकियांग का एक संदेश आया। उसमें लिखा था, सीनियर ब्रदर, अब आपने सब देख लिया है। सीनियर सिस्टर और मैं सचमुच एक दूसरे से प्यार करते हैं। कृपया उन्हें आजाद कर दीजिए। इतना देखने के बाद आगे क्या हुआ होगा, इसका अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था। और इसी वजह से जब अगली सुबह शेन याओयाओ ने मुझे तलाक के लिए इतनी जल्दी बुलाया तो मैं सब समझ गया। अगर यह सब कुछ समय पहले हुआ होता तो शायद मैं टूट जाता, शायद यह मेरे लिए असहनीय होता। लेकिन अब मैं पहले वाला गु युआनचाओ नहीं था। मैं ऐसा इंसान हूं जो अपने दिल से जीता है। जब मैंने शेन याओयाओ से प्यार किया
तब मैंने उसे अपना सब कुछ दे दिया, बिना किसी शर्त के, बिना किसी पछतावे के। भले ही बदले में मुझे वैसा प्रेम न मिला हो जिसकी मैंने उम्मीद की थी, फिर भी मैं दुनिया को दोष नहीं देता। लेकिन शेन याओ याओ ने मेरी भावनाओं के साथ ईमानदारी नहीं बरती। यही बात मुझे सबसे ज्यादा चुभती थी। जब मैं आखिरकार वहां पहुंचा, तब तक शेन याओ याओ इंतजार करते करते स्पष्ट रूप से अधीर हो चुकी थी। मुझे देखते ही उसने ठंडे स्वर में कहा, गुयुआन चाओ, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तुम चाहे जितना समय बर्बाद करो, मैं फिर भी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। उस समय उसके चेहरे पर जो भाव थे वे मुझे बेहद अजनबी लगे। उसकी आंखों में वही गर्मजोशी नहीं थी जिसे मैं कभी जानता था। वह पूरी तरह बदल चुकी थी। वह उस लड़की जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी जिसे मैंने कॉलेज में पहली बार देखा था। मुझे आज भी वह दिन याद है। कॉलेज का एक सामाजिक कार्यक्रम था। उस समय शेन याओ याओ पूरे कैंपस की सबसे चर्चित और खूबसूरत छात्रा मानी जाती थी। हर किसी की नजर उसी पर थी। लेकिन भीड़ के बीच उसने मुझे देखा और उसी क्षण हमारी कहानी की शुरुआत हुई थी। उस समय मैं वित्तीय विषयों पर होने वाली एक बहस में पूरे जुनून के साथ अपने क्लब के साथियों से चर्चा कर रहा था। बाद में शेन याओ याओ ने मुझे बताया था कि उस दिन मेरा गंभीर और आत्मविश्वासी चेहरा देखकर वह पहली ही नजर में मेरी ओर आकर्षित हो गई थी। लेकिन इतनी खूबसूरत शुरुआत के बावजूद आज हम इस मोड़ पर आ खड़े हुए थे। मैं कभी समझ नहीं पाया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। मैंने उसकी ओर देखते हुए आखिरी बार पूछा, शेन याओ याओ, कॉलेज के दिनों में तुम मेरे साथ क्यों आई थीं? शेन याओ याओ ने बिना एक पल रुके जवाब दिया, जवानी में हर कोई कभी न कभी अंधा हो जाता है। उसका उत्तर इतना तेज और सहज था कि उसमें जरा भी झिझक नहीं थी। उसी क्षण मुझे समझ आ गया, शेन याओ याओ बहुत पहले ही मुझसे प्यार करना छोड़ चुकी थी। शायद उसके दिल में मेरे लिए कोई भावना बची ही नहीं थी। अगर मेरे अंदर उसके लिए कोई उपयोगिता बाकी ना होती, अगर गु परिवार उसके किसी काम का ना होता, तो शायद वह मुझे बहुत पहले ही छोड़ चुकी होती। लेकिन इस रिश्ते के खत्म होने से पहले मैं हर सवाल का जवाब जान लेना चाहता था। मैंने गहरी सांस ली और फिर पूछा, अगर मैं गु परिवार से नहीं होता, अगर गु परिवार शेन परिवार की मदद नहीं कर सकता, तो क्या तुम बहुत पहले ही मुझसे तलाक लेना चाहती? कुछ क्षण रुककर मैंने दूसरा सवाल भी पूछ दिया, और कॉलेज में जब तुमने मुझे पसंद किया था, क्या तब भी तुम्हें पहले से पता था कि मैं गु परिवार से हूं? शेन याओ याओ की नजरें मुझ पर टिक गईं। फिर उसने बेहद ठंडे स्वर में जवाब दिया, हां। सिर्फ एक शब्द, लेकिन वही एक शब्द मेरे दिल को पूरी तरह तोड़ने के लिए काफी था। मैं उसकी सुंदर लेकिन बर्फ जैसी ठंडी आंखों को देखता रह गया। ऐसा लगा जैसे मेरे सीने में धड़कता हुआ दिल अचानक रुक गया हो। उस पल मेरे भीतर बची हुई आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। मैंने धीरे से सिर हिलाया। बहुत अच्छा शेन याओ याओ, तुमने आखिरकार मुझे पूरी तरह हार मानने पर मजबूर कर दिया। तलाक के समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद हमने प्रमाण पत्र लेने की तारीख भी तय कर ली। उसके बाद हम सिविल अफेयर्स ब्यूरो के बाहर अलग अलग दिशाओं में खड़े हो गए। अब हमारे बीच कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। कुछ ही देर बाद वांग जिकियांग लगभग दौड़ता हुआ वहां पहुंच गया। जैसे ही उसने शेन याओ याओ को देखा, वह सीधे उसकी ओर भागा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने शेन याओ याओ को अपनी बाहों में भर लिया। दोनों सड़क के किनारे खड़े एक दूसरे से लिपटे हुए थे। मैंने उनकी ओर एक बार देखा, फिर नजरें हटा लीं। अब यह दृश्य मुझे रोक नहीं सकता था। मैं चुपचाप मुड़ा और वहां से चला गया। मैं न तो अपने पुराने अपार्टमेंट लौटा और न ही सीधे घर गया। मैं शहर के सबसे व्यस्त व्यावसायिक इलाके की ओर निकल पड़ा, क्योंकि अब मेरी नई जिंदगी शुरू होने वाली थी और उसके साथ ही मेरा करियर भी। छ्योंगचिंग नाम की कंपनी मेरे एक सीनियर ने स्थापित की थी। कॉलेज से स्नातक होने के समय ही उन्होंने मुझे अपने साथ काम करने का निमंत्रण दिया था। लेकिन उस समय मैंने शेन याओ याओ के लिए सब कुछ छोड़ दिया था। मैंने वह अवसर भी ठुकरा दिया। अब सोचता हूं तो लगता है कि मेरे उस सीनियर की समझ सचमुच बहुत तेज थी। जैसे ही उन्हें पता चला कि मेरा और शेन याओ याओ का तलाक हो चुका है, उनका फोन तुरंत आ गया। फोन उठाते ही उनकी परिचित हंसी सुनाई दी। ओ प्रेम के दीवाने, आखिरकार मोहब्बत के जाल से बाहर निकल ही आए। तो बताओ, अब मेरे साथ मिलकर कुछ बड़ा बनाने का इरादा है या नहीं? कियान शेंग हमेशा से ऐसे ही थे। जो सोचते थे वही सीधे कह देते थे। उनकी कंपनी का नाम भी उनके व्यक्तित्व की तरह ही सीधा और महत्वाकांक्षी था। इस बार मैंने बिना एक पल सोचे सिर हिला दिया। हाँ, मैं तैयार था। पिछले कुछ वर्षों में मैंने कियान शेंग का नाम बार बार सुना था। उन्होंने उद्योग जगत में असाधारण सफलता हासिल की थी। कंपनी भले वही पुरानी थी, लेकिन उसकी हैसियत पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वह अपने क्षेत्र की अग्रणी कंपनियों में गिनी जाती थी। मुझे याद आया, एक बार शेन याओ याओ ने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा था, हम दोनों ने एक ही विषय पढ़ा था। लेकिन देखो कियान शेंग कहां पहुंच गया।
वह उद्योग का उभरता हुआ सितारा बन गया। और तुम तो बस घर पर बैठे रहने वाले पति बनकर रह गए। उस दिन उसके शब्द मेरे दिल में चुभ गए थे। तभी उसने फिर कहा था, याओ याओ, तुमने क्या कहा? असल में मैंने उसकी हर बात बिल्कुल साफ साफ सुन ली थी। बस उस समय मैंने सुनकर भी अनसुना कर दिया था। उस समय मैंने उसकी बात बिल्कुल साफ साफ सुन ली थी। मैंने एक भी शब्द नहीं छोड़ा था। बस मेरे भीतर इतना साहस नहीं था कि मैं यकीन कर सकूं कि ये शब्द सचमुच शेन याओ याओ के मुंह से निकले हैं। मैं मानना ही नहीं चाहता था कि वह मुझे इस नजर से देखती है। कभी ऐसा समय था जब शेन याओ याओ और मैं सबकी ईर्ष्या का कारण हुआ करते थे। लोग हमारे रिश्ते की मिसाल देते थे, लेकिन आज हम यहां तक पहुंच चुके थे। मेरा दिल टूटना सच था, मेरी निराशा भी सच थी, और उससे भी ज्यादा सच था उसे पूरी तरह छोड़ देने का फैसला। तलाक की दहलीज तक पहुंचने के बाद मैं बार बार अतीत के बारे में सोचने लगा। जब उन बातों को याद नहीं करता था तब भी मन में हल्का सा अफसोस रह जाता था, लेकिन जैसे ही पुरानी यादें सामने आती मुझे एहसास होता कि यह शादी बहुत पहले ही खत्म हो जानी चाहिए थी। शायद शुरुआत से ही मेरा चुनाव गलत था। असल में शेन याओ याओ ने मुझे कभी सचमुच समझा ही नहीं। इन वर्षों में उसकी खातिर मैंने पर्दे के पीछे रहकर काम करना चुना था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि मैंने वित्तीय जगत छोड़ दिया था। मैं कभी भी उस दुनिया से पूरी तरह बाहर नहीं निकला। अगर ऐसा होता तो कियान शेंग मुझे अपनी कंपनी में शामिल करने के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाने को तैयार नहीं होता। दुर्भाग्य की बात यह थी कि शेन याओ याओ को इन सब बातों की कभी जानकारी नहीं थी, या यूं कहूं उसने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। अगर उसने मेरे बारे में थोड़ा भी ध्यान दिया होता, अगर उसने मेरे जीवन में थोड़ी भी रुचि दिखाई होती, तो उसे सब पता चल जाता। लेकिन उसने कभी ऐसा नहीं किया, कभी नहीं। जब मैंने सीनियर कियान शेंग के साथ रोजगार अनुबंध पर हस्ताक्षर किए तो उन्होंने लंबी सांस छोड़ी, फिर हंसते हुए बोले, कितना अफसोस है, तुम सिर्फ 2 साल के लिए मेरे हो। सच कहूं तो मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा मेरे साथ काम करो। कियान शेंग मेरे और मेरे माता पिता के बीच हुए समझौते के बारे में जानते थे। उन्हें मालूम था कि 2 साल बाद मुझे गु परिवार की जिम्मेदारी संभालनी होगी, इसलिए वह कुछ कर भी नहीं सकते थे। बस हर थोड़े दिन में यही शिकायत दोहरा देते थे। मैंने उन्हें नाटकीय अंदाज में दुखी चेहरा बनाते देखा तो अचानक मुझे हंसी आ गई। ऐसा लगा जैसे मैं कोई बेदिल इंसान हूं जो किसी का दिल तोड़ रहा हो। मैं मुस्कुराकर बोला, ठीक है, भविष्य में भी हम साथ काम कर सकेंगे। कियान शेंग ने तुरंत जवाब दिया, याद रखना, ये तुम्ही ने कहा है। जब वह दिन आएगा तो मैं जरूर तुम्हारे सहारे चिपक जाऊंगा। मैंने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। हालांकि कियान शेंग बहुत सक्षम व्यक्ति थे, लेकिन गु परिवार जैसी विशाल व्यावसायिक ताकत से उनकी तुलना नहीं की जा सकती थी। इसलिए उन्होंने कभी मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भविष्य में सहयोग जारी रहेगा। कॉलेज का पुनर्मिलन समारोह बहुत पहले से तय था। मैंने पहले शेन याओ याओ से पूछा भी था कि क्या वह जाएगी। उसने साफ मना कर दिया था, लेकिन समारोह वाले दिन वह फिर भी आ गई। और सबसे खास बात, वह वांग जिकियांग के साथ आई थी, एक साथी के रूप में। मौजूद लोगों में कुछ हमारे बैच के सहपाठी थे, कुछ वांग जिकियांग के दोस्त और सहपाठी थे। मेरे सहपाठी हमारे रिश्ते की पूरी कहानी जानते थे। उन्हें पता था कि शेन याओ याओ और मैं हाल ही में अलग हुए हैं, लेकिन वांग जिकियांग के सहपाठियों को केवल अधूरी जानकारी थी। उनकी नजरों में कहानी कुछ और ही थी। वे सब यही समझ रहे थे कि वांग जिकियांग और शेन याओ याओ आखिरकार एक दूसरे के साथ आ गए हैं, मानो किसी प्रेम कहानी का सुखद अंत हो गया हो। यह कार्यक्रम किसी एक बैच के लिए नहीं था, पूरे विभाग का संयुक्त पुनर्मिलन समारोह था। सीनियर और जूनियर का कोई अलगाव नहीं था। आयोजकों ने सोचा था कि सभी पीढ़ियों को एक साथ बुलाकर एक बड़ा आयोजन किया जाए। ऐसी जगह पर अचानक शेन याओ याओ और वांग जिकियांग से सामना होना फिर भी मेरे भीतर थोड़ी असहजता पैदा कर रहा था। उसी समय कियान शेंग ने झुककर मेरी बांह में उंगली से हल्का सा धक्का दिया, फिर शरारती मुस्कान के साथ बोले, मेरे महान विश्लेषक महोदय, डरना बंद करोगे? तुम शेयर बाजार का भविष्य बता सकते हो। तुम कंपनियों की चाल और उद्योग की दिशा का विश्लेषण इतनी सटीकता से कर लेते हो कि बड़े बड़े लोग दंग रह जाते हैं। लेकिन अब एक कॉलेज रियूनियन में आकर घबरा रहे हो, तो अब तुम सिर्फ इसलिए डर रहे हो क्योंकि तुमने एक बेवफा औरत को देख लिया है। कियान शेंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन आखिरकार चुप ही रह गया। सच तो यह था कि मैं डरा हुआ नहीं था, बस दिल के किसी कोने में अब भी एक हल्की सी कसक बाकी थी। आखिर कभी मैंने उसी इंसान से पूरी दुनिया से ज्यादा प्यार किया था। उसी समय वांग जिकियांग ने जैसे जानबूझकर मुझे उकसाने का फैसला कर लिया। सबके सामने, मेरी आंखों के सामने, उसने सीधे शेन याओ याओ को अपनी बाहों में लिया,
फिर बिना किसी झिझक के उसके करीब आ गया। इसके बाद उसने ऊंची आवाज में अपने सहपाठियों से घोषणा की, तो दोस्त बस दे, सब लोग सुन लो, सीनियर सिस्टर अब मेरी गर्लफ्रेंड हैं। उसकी आवाज इतनी ऊंची थी कि आसपास खड़े लगभग सभी लोग सुन सकते थे। मैं सचमुच समझ नहीं पा रहा था कि आजकल कुछ लोगों को किसी और के रिश्ते में घुसने पर इतना गर्व कैसे हो सकता है। आखिरकार कियान शेंग का धैर्य टूट गया। इस बार मैं भी उन्हें रोक नहीं पाया। टकराव होना तय था। कियान शेंग ने तीखे स्वर में कहा, क्या तुम्हें कोई बीमारी है? यह सुनते ही शेन याओयाओ का चेहरा बदल गया। पहले वह हमेशा कियान शेंग को सीनियर ब्रदर कहकर बुलाती थी, लेकिन आज उसने सीधे उनका नाम लिया। यह साफ बता रहा था कि वह कितनी नाराज थी। उसने गुस्से से कहा, कियान शेंग। फिर उसकी नजर मेरी ओर मुड़ी। उसकी आंखों में आग थी। गुयुआन चाओ, भूल मत जाना कि हमारा तलाक हो चुका है। उसका पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था, मानो आज किसी ने वांग झिकियांग के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर दिया हो। लेकिन मैं भीतर ही भीतर हंस पड़ा। आज उन्होंने मेरे सम्मान की बिल्कुल भी परवाह नहीं की थी। मेरी मौजूदगी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था। क्या वह मुझे अपमानित करना नहीं था? और ऊपर से शेन याओयाओ का कियान शेंग के प्रति ऐसा व्यवहार। मेरे भीतर दबा हुआ गुस्सा अचानक फूट पड़ा। मैंने जोर से मेज पर हाथ मारा और खड़ा हो गया। धड़ाम! सारी निगाहें मेरी ओर घूम गईं। मैंने शेन याओयाओ को देखते हुए कहा, हाँ, कानूनी प्रक्रिया अभी चल रही है, लेकिन तलाक का प्रमाण पत्र मिलने से पहले ही तुम इतनी बेचैन हो? मुझे लगता है सीनियर ब्रदर कियान शेंग बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब तक हमारी शादी कानूनी रूप से खत्म नहीं हुई थी, तब तक यह आदमी क्या कहलाता है? मैंने सीधे वांग झिकियांग की ओर इशारा किया, फिर ठंडे स्वर में कहा, तीसरा व्यक्ति। और सबसे बड़ी बात यह है कि वह यह सब जानते हुए भी इस रिश्ते में आया। इस बार मैंने पहले की तरह शेन याओयाओ की इज्जत बचाने की कोशिश नहीं की। अब उसकी प्रतिष्ठा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती थी। मेरे शब्द सुनकर वह कुछ पल के लिए जड़ हो गई। पूरे हॉल में फुसफुसाहट फैल गई, खासकर हमारे पुराने सहपाठियों के बीच। ज्यादातर लोग मेरी तरफ खड़े थे। आखिर उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने देखा था कि कभी शेन याओयाओ ने किस तरह मेरा पीछा किया था। उन्होंने यह भी देखा था कि मैंने उसके लिए क्या क्या कुर्बान किया। वित्तीय जगत में मौजूद हर व्यक्ति यह जानता था कि गु परिवार ने शेन परिवार के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकाई थी। यह कोई रहस्य नहीं था। इसलिए शेन याओयाओ की आज की हरकत ने उसकी वर्षों की बनाई हुई छवि को एक ही झटके में तोड़ दिया। उसके चेहरे का रंग बदल गया। वह वहां से जाना चाहती थी, लेकिन वांग झिकियांग नहीं चाहता था। उसे अभी भी अपने सहपाठियों के सामने दिखावा करना था। उसे अपनी जीत का प्रदर्शन करना था। इसलिए उसने शेन याओयाओ की शर्मिंदगी की बिल्कुल परवाह नहीं की। वह उसे भीड़ के बीच घसीटते हुए दूसरी तरफ ले गया। मैंने इस पूरे मामले को ज्यादा महत्व नहीं दिया, क्योंकि इस बार मैं और कियान शेंग किसी और उद्देश्य से यहां आए थे। हाल ही में कुछ वित्तीय परियोजनाएं सामने आई थीं। हम दोनों को लगता था कि उनमें बहुत संभावनाएं हैं। संयोग से उन परियोजनाओं का प्रभारी हमारे विभाग का ही एक पूर्व छात्र था और वह आज के समारोह में मौजूद था। हंगामा खत्म होने के बाद मैं और कियान शेंग सीधे उससे मिलने गए। हम किसी जान पहचान का फायदा उठाना नहीं चाहते थे। हम सिर्फ यह जानना चाहते थे कि क्या हमें बोली प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिल सकता है। बातचीत उम्मीद से बेहतर रही। काफी देर चर्चा के बाद उसने हामी भर दी। उसने हमें भी निविदा प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति दे दी। यह सुनकर मैं और कियान शेंग दोनों राहत की सांस लेने लगे। हमारा यहां आना बेकार नहीं गया था। कुछ देर बाद कियान शेंग दूसरे सहपाठियों से मिलने चले गए और मैं अकेला छत पर चला आया। मुझे थोड़ी ताजी हवा चाहिए थी। शहर की रात नीचे जगमगा रही थी। ठंडी हवा मेरे चेहरे को छू रही थी। मुश्किल से 3 मिनट ही बीते होंगे कि पीछे से एक परिचित आवाज सुनाई दी। क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? मैंने पलट कर देखा। शेन याओयाओ खड़ी थी। उसके चेहरे पर अब भी वही घमंड था, वही ऊंचाई से देखने वाली आदत। लेकिन इस बार उसकी आंखों में कुछ और भी था, जैसे वह किसी ऐसे जवाब की तलाश में हो जिसे वह खुद भी समझ नहीं पा रही थी। शेन याओयाओ की आंखों में अब भी वही घमंड मौजूद था, लेकिन उस घमंड के पीछे गहरी थकान भी साफ दिखाई दे रही थी। स्वाभाविक था। मैं जानता था कि इस समय वह बेहद थक चुकी होगी। वह हमेशा अपनी प्रतिष्ठा और छवि को सबसे अधिक महत्व देती थी। आज मैं और कियान शेंग सबके सामने उसकी इज्जत पर चोट कर चुके थे। अगर वह उसी समय वहां से चली जाती तो शायद इतनी शर्मिंदगी महसूस नहीं करती। लेकिन वांग झिकियांग के लिए उसने वहीं रुकना चुना। यह उसका अपना फैसला था और हर फैसले की एक कीमत होती है। उसे भी अपनी पसंद के परिणाम स्वीकार करने ही होंगे। आखिर वह एक सफल और दृढ़ निश्चयी सीईओ थी। कम से कम इतनी मानसिक ताकत तो उसमें होनी ही चाहिए थी। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी
कि वह उल्टा मुझे ही दोष देने आएगी। मैंने हल्की सी नाक से आवाज निकाली, बस इतना ही। लेकिन मेरा यह रवैया देखते ही उसका चेहरा और कठोर हो गया। कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने भौहें सिकोड़ लीं। तुम ही थे जिसने तलाक की बात शुरू की थी। अब पछताने का कोई फायदा नहीं है। मैंने उसकी ओर देखा। तलाक की बात मैंने शुरू की थी। तो फिर मुझे पछताना क्यों चाहिए? तुम्हें पछतावा नहीं है? शेन याओ याओ ने तीखे स्वर में पूछा। अगर पछतावा नहीं है तो फिर तुमने कियान शेंग को झीकियांग को सबके सामने अपमानित करने क्यों दिया? और तुम जानते हो वह कितना दुखी है। वह कोई घर तोड़ने वाला आदमी नहीं है। वह इतने सालों से चुपचाप मेरी रक्षा करता आया है। उसने मेरे लिए बहुत कुछ त्याग किया है। लेकिन तुम्हारी और कियान शेंग की कुछ बातों ने उसे सबकी आलोचना का निशाना बना दिया। अब खुश हो तुम? उसकी हर बात में वांग झिकियांग के लिए चिंता भरी हुई थी। एक पल के लिए भी उसने अपनी बेइज्जती की बात नहीं की। उसे सिर्फ उसकी परवाह थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि वांग झिकियांग उसकी जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण हो चुका है। मैं व्यंग्य से हंस पड़ा। अगर तुम्हें उसकी इतनी चिंता है तो उसे थोड़ा छिपाकर रखा करो, कम से कम हमारे तलाक की सारी कानूनी प्रक्रिया पूरी होने तक। उसके बाद चाहे जैसे साथ घूमो, वरना फिलहाल तो लोग उसे वही कहेंगे जो वह दिख रहा है। तीसरा व्यक्ति, और कुछ समय के लिए उसे यही पहचान स्वीकार करनी होगी। मेरी बात सुनकर शेन याओ याओ का चेहरा पूरी तरह बदल गया। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वह मुझे घूरती रही, फिर धीमे लेकिन ठंडे स्वर में बोली, गुयुआन चाओ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे बन जाओगे। मैं हल्का सा मुस्कुराया। मैं बदल गया हूं? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। शुरू से लेकर आज तक मैं हमेशा ऐसा ही था। बदला कोई है तो वह तुम हो। मेरी बात सुनकर वह चुप हो गई। मैंने आगे कुछ नहीं कहा। मैं मुड़कर रेलिंग के पास चला गया, सिगरेट सुलगाई और दूर शहर की रोशनी देखने लगा। पीछे खड़ी शेन याओ याओ ने गहरी सांस ली। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई फैसला कर लिया हो। कुछ क्षण बाद उसकी आवाज फिर सुनाई दी, मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करते हो। तुम अब भी मुझे भूल नहीं पाए हो। लेकिन गुयुआन चाओ, मैं तुम्हें साफ बता देना चाहती हूं, मैं अब तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। मैंने बिना उसकी ओर देखे जवाब दिया, मुझे यह पहले से पता है, इसीलिए तो हम तलाक ले रहे हैं। वह कुछ क्षण के लिए चुप हो गई, फिर बोली, तो आज के बाद अगर कभी हमारा सामना हो तो हम एक दूसरे को अनदेखा करेंगे। अच्छे पूर्व साथी वही होते हैं जो एक दूसरे को मरा हुआ समझ लें। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। शायद उसकी नजर में मैं वही आदमी था जो अब भी उससे चिपका हुआ था, जो उससे अलग होने के बाद भी उसे नहीं छोड़ पाएगा। लेकिन वह नहीं जानती थी वह गुयुआन चाओ बहुत पहले मर चुका था। अगर उसने मुझे कभी सचमुच समझा होता तो वह जानती कि मैं कैसा इंसान हूं। जब मैं प्यार करता हूं तो पूरे दिल से करता हूं, और जब छोड़ देता हूं तो सचमुच छोड़ देता हूं। मेरी चुप्पी को उसने किसी और अर्थ में लिया। उसे लगा मैं इतना आहत हूं कि उससे विदा तक नहीं कह पा रहा। आखिरकार वह मुड़ी और जाने लगी। लेकिन जाते जाते उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर कहा, गुयुआन चाओ, भविष्य में चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं चुनूंगी। उसकी आवाज रात की हवा में धीरे धीरे खो गई। मैं रेलिंग के पास खड़ा रहा। सिगरेट की आखिरी चिंगारी बुझने लगी और मैं शांत आंखों से शेन याओ याओ की दूर जाती हुई परछाई को देखता रहा, मानो मेरे जीवन का एक पूरा अध्याय उसी के साथ धीरे धीरे अंधेरे में खो रहा हो। मुझे उसकी बात सुनकर केवल हंसी आई। क्या मैं सचमुच ऐसा इंसान लगता था जो किसी के पीछे पड़ा रहे, जो किसी के जाने के बाद भी उसे पकड़कर रखने की कोशिश करे? शेन याओ याओ के जाने के कुछ ही क्षण बाद कियान शेंग मेरे पास आ गया। उसने आते ही सिर हिलाया और कहा, तुम भी कमाल के आदमी हो। शेन याओ याओ ने तुम्हारी इतनी बेइज्जती की, इतना कुछ कहा, और फिर भी तुमने सब सह लिया। मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। फिर मैंने उसकी ओर देखा। जो काम करना था हो गया। कियान शेंग ने सिर हिलाया। हो गया। इसके बाद हम दोनों वहां से निकल गए। लेकिन उस रात रियूनियन खत्म होने के बाद एक नया तमाशा शुरू हो गया। मैंने सोशल मीडिया पर वांग जिकियांग और शेन याओ याओ की पोस्ट देखी, और उन पोस्टों का निशाना साफ तौर पर मैं था। सबसे पहले वांग जिकियांग ने पोस्ट डाली। उसने लिखा, सीनियर सिस्टर और मैं सच्चा प्यार करते हैं। कुछ लोगों ने अतीत में चालाकियां करके सीनियर सिस्टर से शादी कर ली थी। अब जब वह आखिरकार उस इंसान से अलग हो चुकी हैं, तो मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। उस पोस्ट के साथ जो तस्वीर लगाई गई थी वह और भी ज्यादा बेहुदा थी। फोटो में वांग जिकियांग शेन याओ याओ को अपनी बाहों में लेकर उसे चूम रहा था, और थोड़ी दूरी पर मेरी पीठ दिखाई दे रही थी। संकेत इतना स्पष्ट था कि किसी व्याख्या की जरूरत ही नहीं थी। मानो पूरी दुनिया को बताया जा रहा हो कि मैं हार चुका हूं और वह जीत गया है। उसके तुरंत बाद शेन याओ याओ ने भी पोस्ट कर दी। उसमें लिखा था, गुयुआन चाओ और मैं अब अलग हो चुके हैं। तलाक की पहल उसी ने की थी।
मुझे लगता है कि अब मैं आखिरकार अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकती हूँ। वांग जीकियांग कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है। जिसे प्यार नहीं मिलता, असली बाहरी वही होता है। और उसने भी वही तस्वीर लगा दी। दोनों की बेशर्मी देखकर मैं कुछ पल तक स्क्रीन को घूरता रह गया। मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं इतने सालों तक इन दोनों को पहचान क्यों नहीं पाया। क्या वे हमेशा से ऐसे थे, या फिर मैंने ही अपनी आंखों पर प्यार की पट्टी बांध रखी थी। कई ऐसे लोग जिन्हें पूरी सच्चाई नहीं मालूम थी, नीचे उन्हें बधाइयां दे रहे थे। कुछ लोग उन्हें सच्चे प्रेमी बता रहे थे, कुछ उनके उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे थे। यहां तक कि कई ऐसे लोग भी थे जो मुझे जानते तक नहीं थे, लेकिन फिर भी मुझे गालियां दे रहे थे। बाद में जो कुछ हुआ उसकी जानकारी मुझे कियान शेंग से मिली। मेरा यह सीनियर भाई कभी कभी आज भी किसी शरारती बच्चे जैसा व्यवहार करता था। उसने हंसते हुए कहा, गु युआन चाओ, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी लोकप्रियता इतनी खराब है। तुम्हें कोसने वालों की संख्या तो काफी ज्यादा निकली। इतना कहकर उसने स्क्रीनशॉट भी भेज दिए, सबूत सहित, तस्वीरों सहित। मैंने स्क्रीनशॉट खोले। एक एक करके वे सभी टिप्पणियां मेरी आंखों के सामने आ गईं। कुछ शब्द इतने कठोर थे कि पढ़ना भी मुश्किल लग रहा था। उनमें से कई लोग बिना सच्चाई जाने मुझे दोषी ठहरा रहे थे। मैं चाहकर भी उन शब्दों को अनदेखा नहीं कर सकता था। कुछ देर तक स्क्रीन को देखता रहा। फिर मैंने कियान शेंग को कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय मैंने खुद सोशल मीडिया पर एक स्पष्टीकरण पोस्ट किया। वह कोई भावनात्मक लेख नहीं था, न ही किसी पर आरोप लगाने की कोशिश। मैंने केवल तथ्यों की एक पूरी श्रृंखला सामने रख दी। मैंने बताया कि शेन याओयाओ ने किस तरह पहले मेरा पीछा किया था। फिर मैंने विस्तार से लिखा कि कैसे गु परिवार ने शेन परिवार की कठिन घड़ियों में मदद की, कैसे हमने अपनी संपत्ति और संसाधन उनके लिए लगा दिए। फिर मैंने उन घटनाओं का भी जिक्र किया जब शेन याओयाओ मेरे प्रति अत्यधिक सफाई प्रिय होने का दिखावा करती थी। वह मेरे इस्तेमाल किए हुए कप को छूना तक पसंद नहीं करती थी, लेकिन वही इंसान वांग जीकियांग के साथ एक ही पानी की बोतल से पानी पी सकती थी। मैंने कोई निष्कर्ष नहीं लिखा, मैंने सिर्फ सच सामने रख दिया। बाकी फैसला लोगों पर छोड़ दिया। और सच कहूं तो इतना ही काफी था। सच्चाई खुद बोल रही थी। पोस्ट डालने के कुछ ही समय बाद शेन याओयाओ का फोन आ गया। जैसे ही मैंने कॉल उठाई, उसकी नाराज आवाज सुनाई दी, गु युआन चाओ, क्या यह सब करना वाकई जरूरी था? क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा करने से मुझे तलाक पर पछतावा होगा? उसकी बात सुनकर मैं कुछ क्षण के लिए सचमुच उलझ गया। क्या वह सच में ऐसा सोच रही थी? क्या उसे लगा कि मैं यह सब उसे वापस पाने के लिए कर रहा हूं? यह विचार इतना अजीब था कि मेरे मुंह से अनायास हंसी निकल गई, लेकिन मेरी हंसी ने उसे और अधिक क्रोधित कर दिया। उसने तीखे स्वर में कहा, तुम हंस किस बात पर रहे हो? अपने बारे में ज्यादा मत सोचो। मेरा दिल सिर्फ वांग जीकियांग का है, इसलिए ऐसी बचकानी हरकतें करके मेरा ध्यान वापस पाने की कोशिश मत करो। यह सब बेकार है। फिर उसने बिना झिझक आगे कहा, जैसा कि मैंने पहले कहा था, मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए पसंद किया था क्योंकि तुम मेरे लिए उपयोगी थे। उसकी बात सुनकर मैंने शांत स्वर में उत्तर दिया, धन्यवाद। कम से कम अब तुमने इस बात की पुष्टि तो कर दी। फोन के दूसरी तरफ कुछ क्षणों की चुप्पी छा गई। फिर मैंने कहा, अगर और कोई बात नहीं है तो मैं फोन रख रहा हूं। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि शेन याओयाओ के साथ इस तरह की बेकार बातचीत जारी रखना वास्तव में समय की बर्बादी थी। मुझे अचानक एहसास हुआ कि शेन याओयाओ के साथ इस तरह की बातचीत जारी रखना वास्तव में बिल्कुल निरर्थक था। अब हमारे बीच कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। उस घटना के बाद वांग जीकियांग और शेन याओयाओ पहले से भी ज्यादा बेखौफ हो गए। जिस दिन हमें आधिकारिक तौर पर तलाक का प्रमाण पत्र मिला, उस दिन वांग जीकियांग भी साथ आया था। ऐसा लग रहा था मानो वह पूरी दुनिया को साबित करना चाहता हो कि उनका रिश्ता ही सच्चा प्यार है। तलाक की प्रक्रिया पूरी होते ही शेन याओयाओ और वांग जीकियांग सीधे विवाह पंजीकरण कार्यालय पहुंच गए और उसी दिन उन्होंने अपनी शादी भी दर्ज करा ली। बाद में दोनों ने सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा भी कर दी, लेकिन मुझे तो इसकी खबर भी नहीं होती। मैं बहुत पहले ही दोनों को ब्लॉक कर चुका था। यह सब मुझे कियान शेंग ने बताया। उसने हंसते हुए कहा, चलो आज रात जश्न मनाते हैं। तुम्हारी आजादी का जश्न? आखिरकार तुम फिर से अकेले हो गए हो। मैं मुस्कुरा पड़ा। सच कहूं तो यह वाकई जश्न मनाने लायक बात थी। उस रात हम दोनों एक बार में गए, लेकिन मजेदार बात यह थी कि कियान शेंग मुझसे भी ज्यादा शराब पी रहा था। उसे देखकर कोई भी यही सोचता कि तलाक मेरा नहीं, उसका हुआ है। जब हम वापस निकलने ही वाले थे, तभी एक युवती हमारे सामने आकर रुकी। उसने विनम्रता से पूछा, हेलो, क्या आप गु युआन चाओ हैं? मैं थोड़ा हैरान रह गया। वह मुझे जानती थी, लेकिन मैं उसे पहचान नहीं पा रहा था। मैंने ध्यान से उसके चेहरे को देखा, बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी याद नहीं आया कि वह कौन है। शायद उसने मेरी उलझन भरी निगाहें देख ली थीं।
वह हल्का सा मुस्कुराई और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली, हेलो, मैं जिंगजिंग हूं, कियान शेंग की छोटी बहन। उसका नाम सुनते ही मैं खुद को रोक नहीं पाया और हंस पड़ा। मेरी यादों में जिंगजिंग अभी भी वही छोटी सी बच्ची थी जो अपने भाई के पीछे पीछे घूमती रहती थी। मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि वह इतनी बड़ी हो चुकी है, और उससे भी ज्यादा इतनी खूबसूरत। अब वह कॉलेज में पढ़ रही थी। छुट्टियों के दौरान वह कियान शेंग के घर रह रही थी। आज जब वह बाहर निकली तो अपनी चाबियां साथ ले जाना भूल गई। उधर घर के इलेक्ट्रॉनिक लॉक की बैटरी भी खत्म हो चुकी थी, इसलिए वह मजबूरी में अपने भाई को ढूंढते हुए यहां तक आ गई थी। आखिरकार मैं और जिंगजिंग मिलकर कियान शेंग को घर छोड़ने निकले। रास्ते भर हमारी काफी बातें हुई। सच तो यह है कि जब आप युवाओं के साथ ज्यादा समय बिताते हैं तो अचानक अपनी उम्र का एहसास होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और आप पीछे छूटते जा रहे हैं। शायद इसी वजह से शेन याओयाओ ने वांग जीकियांग को इतनी जल्दी स्वीकार कर लिया था। युवा दिमाग सचमुच तेज और चुस्त होते हैं। लेकिन जिंगजिंग की बात ही कुछ और थी। उसकी सोच असाधारण रूप से लचीली और स्पष्ट थी। यहां तक कि एक वित्तीय समस्या ऐसी थी जिसे मैं और कियान शेंग कई दिनों से सुलझा नहीं पा रहे थे। लेकिन जिंगजिंग ने बस एक वाक्य कहा और पूरी समस्या जैसे साफ हो गई। उसने सहजता से कहा, क्या अभी की आर्थिक स्थिति सचमुच इतनी जटिल है? वैसे भी अधिकांश क्षेत्रों की हालत अच्छी नहीं है। अगर किसी के आंकड़े बढ़ा चढ़ाकर दिखाए गए हैं तो यहां मौजूद समझदार लोग उसे एक नजर में पहचान लेंगे। उसकी बात सुनते ही मेरे दिमाग में जैसे बिजली कौंध गई। उसी पल मुझे समझ आया कि पेड़ों को देखते देखते मैं पूरा जंगल देखना ही भूल गया था। मैं और कियान शेंग लगातार इस बात पर ध्यान दे रहे थे कि परियोजना कैसे हासिल की जाए, लेकिन हमने परियोजना की मूल समस्या पर ही ध्यान नहीं दिया। असल में चाहे यह परियोजना कोई भी कंपनी संभाले, उसकी जटिलताएं और जोखिम वहीं रहने वाले थे। समस्या अवसर में नहीं थी, समस्या उसकी नींव में थी। मैंने तुरंत जिंगजिंग की ओर अंगूठा उठाया। कमाल है, तुमने हमारी आंखें खोल दी। कियान शेंग को घर छोड़ने के बाद मैं सीधे अपने कमरे में लौट आया। उस रात मैंने बिल्कुल भी नहीं सोया। पूरी रात बैठकर प्रस्ताव के कई हिस्सों में संशोधन करता रहा। हर बिंदु को फिर से जांचा, हर जोखिम का पुनर्मूल्यांकन किया। जब सुबह हुई तब तक प्रस्ताव पूरी तरह बदल चुका था। सुबह सुबह मैं और कियान शेंग प्रस्तुति देने निकल पड़े। कियान शेंग को तो संशोधित संस्करण देखने का समय भी नहीं मिला था। हालांकि मैं खुद पर भरोसा रखता था, लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं था जो खुद को सर्वज्ञानी समझते हैं। इसलिए निकलने से पहले मैंने प्रस्ताव उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, मैंने कुछ हिस्सों में बदलाव किए हैं, एक बार देख लो। लेकिन उसने बिना देखे ही फाइल वापस मेरी ओर धकेल दी। फिर मुस्कुराकर बोला, जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारे काम पर पूरा भरोसा है। उसकी बात सुनकर मेरे मन में एक हल्की सी गर्माहट दौड़ गई। और उसी समय जब कियान शेंग पहली बार संशोधित परियोजना की पूरी रूपरेखा सुन रहा था, उसके चेहरे पर साफ आश्चर्य उभर आया। कियान शेंग घबरा गया था। सच कहूं तो मुझे भी पूरी तरह भरोसा नहीं था, लेकिन बात अब इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। हम सिर्फ हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ सकते थे। जब मैंने पूरी परियोजना की प्रस्तुति समाप्त की तो कियान शेंग मेरी ओर झुककर धीरे से बुदबुदाया, यंग मास्टर गु, क्या तुम मेरी पूरी कंपनी ही निगलने की तैयारी कर रहे हो? मैंने उसकी तरफ ठंडी नजर से देखा, लेकिन मानना पड़ेगा ऐसी स्थिति में भी उसका मजाक करने का स्वभाव कायम था। मैंने उसकी बात को अनसुना कर दिया। दूसरी ओर कियान शेंग बेचैनी से परिणामों का इंतजार करता रहा। एक एक करके सभी कंपनियों ने अपनी प्रस्तुति पूरी की। कुछ देर बाद आयोजकों ने मौके पर ही अंतिम परिणाम घोषित किए, और जो हुआ उसने हम दोनों को चौंका दिया। हमारी कंपनी जीत गई थी, परियोजना हमें मिल गई थी। कुछ क्षणों तक तो हम दोनों को यकीन ही नहीं हुआ। फिर अचानक कियान शेंग उछल पड़ा और मुझे कसकर गले लगा लिया। कमाल कर दिया गु युआन चाओ, तुम तो सचमुच जीनियस हो। उसकी आवाज खुशी से कांप रही थी, लेकिन मेरे मन में एक अलग ही विचार आया। असल में सबसे ज्यादा श्रेय तो जिंगजिंग को मिलना चाहिए था। अगर उसकी वह एक साधारण सी बात न होती तो शायद मैं कभी समस्या की जड़ तक पहुंच ही नहीं पाता। उसी शाम मैं और कियान शेंग जिंगजिंग को खाने पर ले गए। जब उसे पता चला कि हम उसे धन्यवाद देने के लिए बुला रहे हैं तो वह शर्म से लाल पड़ गई। वह बार बार हाथ हिलाते हुए कहने लगी, मैंने तो बस यूं ही कुछ कह दिया था, मैंने कोई बड़ी मदद नहीं की। लेकिन कियान शेंग को अपनी बहन की तारीफ करने का मौका मिल गया था। वह तुरंत गर्व से मेरी तरफ मुड़ा और बोला, देखा, मैं हमेशा कहता हूं ना कि मेरी बहन बहुत होशियार है। अब मान गए? मैं हंस पड़ा। हाँ, मान गया, वाकई बहुत होशियार है। यह सुनकर जिंगजिंग और भी शर्मिंदा हो गई। उस रात हम तीनों ने बहुत खुशी से खाना खाया। हंसी मजाक चलता रहा।
कई दिनों बाद मुझे इतना हल्का और सुकून भरा महसूस हुआ था। चूंकि जिंगजिंग की छुट्टियां चल रही थीं, इसलिए कियान शेंग ने उसे सीधे कंपनी में काम पर लगा दिया। बेचारी विरोध भी नहीं कर पाई। अगर उस रात मेरी मुलाकात शेन याओयाओ से न हुई होती तो शायद वह दिन पूरी तरह परफेक्ट होता। खाना खत्म होने के बाद मैं हाथ धोने के लिए वॉशरूम गया। वापस लौटते समय अचानक सामने शेन याओयाओ आ गई। हम दोनों एकदम आमने सामने आ गए। मुझे देखकर वह कुछ पल के लिए ठिठक गई। फिर उसके होठों पर व्यंग्य भरी मुस्कान उभरी। गुयुआन चाओ, क्या तुमने नहीं कहा था कि इस जिंदगी में फिर कभी मुझे परेशान नहीं करोगे? तो अब मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? उसने घृणा से मेरी ओर देखा। क्या तुम्हें पता है कि अभी तुम्हारा व्यवहार कितना घटिया लग रहा है? उसकी बातें सुनकर मैं कुछ सेकंड तक उसे देखता रह गया। जब शेन याओयाओ गुस्से में होती थी तो वह सचमुच बेहद बदसूरत लगती थी। सिर्फ चेहरे से नहीं बल्कि अपने व्यवहार से। मैं हंस पड़ा, दिल से हंसा, और उसी पल मुझे महसूस हुआ कि मैंने कभी इस औरत पर जो सच्चा प्यार लुटाया था वह सचमुच व्यर्थ गया था। मेरी चुप्पी देखकर उसने समझ लिया कि मैं शर्मिंदा हूं। इससे उसका आत्मविश्वास और बढ़ गया। वह और भी अहंकार से बोली, अब मेरी और वांग जिकियांग की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, इसलिए आगे से मुझे परेशान मत करना, गुयुआन चाओ। उसी समय अचानक एक आवाज सुनाई दी। इतनी देर क्यों लगा दी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही किसी ने आकर मेरा हाथ पकड़ लिया। एक जोड़ी पतली नर्म बाहें मेरे हाथ में लिपट गईं। ऐसे में किसी का इस तरह सामने से उसका मजाक उड़ाना वह कैसे सहन कर सकती थी? जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया। छोकरी, तुम होती कौन हो? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूं? और अभी तुमने क्या कहा? लेकिन जिंगजिंग जरा भी नहीं डरी, बल्कि उसने मासूमियत से सिर टेढ़ा किया। फिर मुस्कुराते हुए बोली, क्यों, क्या आपने चीनी भाषा नहीं पढ़ी? इतना आसान वाक्य भी समझ नहीं आया? उसकी जुबान कियान शेंग से भी ज्यादा तेज थी, और शायद इसी वजह से जब हम काफी देर तक वापस नहीं लौटे तो कियान शेंग भी हमें ढूंढते हुए उधर आ पहुंचा। काफी देर तक हमारे वापस न लौटने पर कियान शेंग को चिंता होने लगी। आखिरकार वह हमें ढूंढते हुए बाहर आ गया, और जैसे ही वह वहां पहुंचा उसकी नजर शेन याओयाओ पर पड़ गई। स्वाभाविक रूप से वह मेरे और शेन याओयाओ के अतीत के बारे में सब कुछ जानता था, लेकिन एक बात उसकी समझ से बाहर थी। उसकी छोटी बहन जिंगजिंग आखिर मेरे साथ इतनी घुली मिली क्यों दिखाई दे रही थी? कियान शेंग ने भौहें उठाई। जिंगजिंग, तुम यहां क्या कर रही हो? फिर उसकी नजर शेन याओयाओ पर गई। शेन याओयाओ ने औपचारिक मुस्कान के साथ कहा, प्रेसिडेंट कियान, बहुत समय बाद मुलाकात हुई। कियान शेंग की शेन याओयाओ के प्रति कभी अच्छी राय नहीं रही थी, लेकिन शेन याओयाओ शायद यह समझ नहीं पाई। उसने बस हल्की मुस्कान बनाए रखी। कियान शेंग ने संक्षिप्त सा सिर हिलाया। प्रेसिडेंट शेन, काफी समय हो गया। उसके बाद उसने शेन याओयाओ से कोई और बात नहीं की, सीधे मेरी और जिंगजिंग की तरफ देखा। इतनी देर क्यों लगा दी तुम दोनों ने? शेन याओयाओ ने यह सब साफ देखा। वह समझ गई कि हम तीनों के बीच का रिश्ता कितना सहज और करीबी था। उसका चेहरा और अधिक कठोर हो गया। कुछ देर तक वह चुप रही। फिर अचानक उसने कियान शेंग की ओर देखा। सीनियर, मुझे मत बताइए कि आपने सचमुच गुयुआन चाओ को अपनी कंपनी में शामिल कर लिया है। कियान शेंग की आंखें सिकुड़ गईं, लेकिन शेन याओयाओ रुकी नहीं। वह आगे बोली, आपको पता है ना, इतने वर्षों से गुयुआन चाओ घर पर सिर्फ खाना बनाता रहा है। सीनियर, मैंने सुना है कि आपकी कंपनी को हाल ही में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। ऐसे समय में उसे कंपनी में शामिल करना, क्या आपको डर नहीं लगता कि वह आपकी पूरी परियोजना बर्बाद कर देगा? उसकी आवाज में उपहास साफ झलक रहा था। फिर उसने मेरी ओर देखा। अब वाला गुयुआन चाओ कॉलेज वाला गुयुआन चाओ नहीं रहा। तो आखिरकार उसने यह बात कह ही दी। वह मेरे कॉलेज के दिनों की उपलब्धियों को झुठला नहीं सकती थी, इसलिए उसने वर्तमान मुझे छोटा साबित करने का रास्ता चुना। असल में बात सिर्फ इतनी थी कि अब वह मुझे तुच्छ समझने लगी थी। मैं हंस पड़ा। कियान शेंग का चेहरा भी तुरंत ठंडा हो गया। उसने सीधे शेन याओयाओ की ओर देखा। शेन याओयाओ, मैं तुम्हें सम्मान देकर प्रेसिडेंट शेन कहता हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम जो चाहो कह सकती हो। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि इन वर्षों में तुम्हारी सारी सफलताएं केवल तुम्हारी अपनी मेहनत का परिणाम है? मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। लेकिन इससे पहले कि वह आगे बोलता, मैंने उसे रोक दिया। सीनियर, चलें? कियान शेंग मेरी तरफ देखने लगा। मैं जानता था कि वह क्या कहना चाहता था। वह शेन याओयाओ को सच्चाई बताना चाहता था। वह बताना चाहता था कि मैंने कितनी बार पर्दे के पीछे रहकर उसकी मदद की थी, लेकिन अब उसका कोई अर्थ नहीं था। जो रिश्ता खत्म हो चुका था उसे अतीत में ही रहने देना बेहतर था। कुछ बातें हवा की तरह होती हैं, गुजर जाने के बाद उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कियान शेंग ने एक बार फिर शेन याओयाओ की ओर देखा।
फिर उसने कुछ नहीं कहा। चलो। हम तीनों वहां से निकल गए। कार तक पहुंचने के बाद झिंगजिंग ने अचानक कियान शेंग की तरफ अंगूठा उठाया। भैया आप कमाल हो। कियान शेंग हंस पड़ा। तुम्हें नहीं पता, मुझे तो कॉलेज के समय से ही शेन याओयाओ पसंद नहीं थी। मुझे हमेशा लगता था कि उसके इरादे साफ नहीं है। वह गु युआनचाओ के साथ किसी न किसी स्वार्थ के कारण थी। झिंगजिंग ने तुरंत सहमति में सिर हिलाया। दोनों भाई बहन बातें करते रहे। ऐसा लग रहा था मानो वे पूरी तरह भूल गए हों कि मैं भी उनके पास खड़ा हूं। मैं बस चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। उन्हें मेरी तरफदारी करते हुए सुनकर मेरे दिल में अचानक गर्माहट फैल गई। कम से कम इस दुनिया में अभी भी कुछ लोग ऐसे थे जो मुझ पर विश्वास करते थे, जो मुझे समझते थे। सच तो यह था कि मैं शेन याओयाओ को बहुत पहले पीछे छोड़ चुका था। एक आदमी को हमेशा अतीत से चिपके नहीं रहना चाहिए। लेकिन तभी कियान शेंग की नजर अचानक झिंगजिंग पर गई। उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान उभर आई। वैसे अब तो छोड़ भी दो, कब तक पकड़े रहोगी? उसकी निगाह सीधे झिंगजिंग के हाथ पर थी। तभी झिंगजिंग को एहसास हुआ कि वह अभी भी मेरा हाथ पकड़े हुए है। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। वह घबराकर पीछे हट गई। मैं तो बस। उसकी आवाज अटक गई। फिर उसने खांसकर खुद को संभालने की कोशिश की। मैं सिर्फ उनकी मदद कर रही थी। मैं मुस्कुरा दिया। मैं जानता था कि झिंगजिंग ने मेरा साथ इसलिए दिया क्योंकि उसे शेन याओयाओ का रवैया पसंद नहीं आया था। और सच कहूं तो उसके इस व्यवहार ने मुझे बहुत सहारा महसूस कराया। झिंगजिंग उम्र में शेन याओयाओ से छोटी थी और सुंदरता में भी किसी से कम नहीं थी। मुझे पूरा यकीन था कि आज की घटना ने शेन याओयाओ के अहंकार पर अच्छी चोट पहुंचाई होगी। और जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। उसी रात शेन याओयाओ मेरे अपार्टमेंट के बाहर आ पहुंची। मैं अभी अभी नहाकर निकला था। तभी बाहर से दरवाजे के हैंडल हिलाने की आवाज आई। फिर बार बार पासवर्ड डालने की बीप सुनाई देने लगी। कई बार प्रयास किया गया लेकिन हर बार असफल। पहले तो मुझे लगा कोई चोर होगा। मैंने तुरंत प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को फोन किया। कुछ ही देर बाद उन्होंने मुझे सुरक्षा कैमरे की फुटेज भेजी। लेकिन जैसे ही मैंने स्क्रीन पर नजर डाली मैं पूरी तरह स्तब्ध रह गया, क्योंकि दरवाजे के बाहर खड़ी शख्सियत कोई और नहीं, शेन याओयाओ थी। सुरक्षा कैमरे की फुटेज देखते ही मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। दरवाजे के बाहर खड़ी कोई और नहीं बल्कि शेन याओयाओ थी। मैंने गहरी सांस ली और जाकर दरवाजा खोल दिया। शायद उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं अचानक दरवाजा खोल दूंगा। दरवाजा खुलते ही उसका संतुलन बिगड़ गया और वह लगभग गिर ही पड़ी। मैंने एक कदम पीछे हटते हुए हाथ में पकड़ी हुई चीज से दरवाजे के बीच हल्का सा अवरोध बना दिया। स्पष्ट था कि मैं उसे अंदर आने का निमंत्रण नहीं दे रहा था। मेरे इस जानबूझकर बनाए गए फासले को देखकर शेन याओयाओ हंस पड़ी, लेकिन उसकी हंसी में व्यंग्य भरा हुआ था। गु युआनचाओ, हमारे तलाक को कितना समय हुआ है और तुम्हें पहले ही कोई नई लड़की मिल गई? उसकी आंखों में तिरस्कार भर गया। तुम सचमुच घिनौने हो। एक कॉलेज की लड़की तक पर नजर डाल ली, और वह भी कियान शेंग की छोटी बहन। क्या तुम्हें यह भी नहीं पता कि जहां काम करते हो वहीं रिश्ते नहीं बनाते? एक के बाद एक आरोप, एक के बाद एक ताने। शेन याओयाओ लगातार बोलती रही, लेकिन मैं बस शांत भाव से उसे देखता रहा। जब वह इतना बोल चुकी कि उसकी आवाज तक बैठने लगी, तब मैंने धीरे से गहरी सांस ली। फिर शांत स्वर में पूछा, शेन याओयाओ, क्या वांग झिकियांग को पता है कि तुम मुझसे मिलने आई हो? उसका चेहरा तुरंत बदल गया। तुम क्या कहना चाहते हो? मैं हल्का सा मुस्कुराया, फिर अपने हाथ में पकड़ा फोन उसके सामने लहराया। फोन की स्क्रीन पर वही नंबर खुला हुआ था जिसे मैं डायल करने वाला था। वांग झिकियांग का नंबर। उसे देखते ही शेन याओयाओ की आंखों में घबराहट चमक उठी। गु युआनचाओ, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम्हारी याददाश्त कमजोर नहीं हुई है तो तुम्हें याद होगा कि हमारा तलाक हो चुका है और शादी के दौरान बेवफाई करने वाली भी तुम ही थी। मैंने अभी तक तुम्हारे लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं की। यह पहले ही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी रियायत है। अब मैं किसके साथ रहूं या किससे मिलूं, इसका तुमसे कोई संबंध नहीं है। इसीलिए मेरी सहनशीलता की परीक्षा मत लो। पहले जब भी मैं शेन याओयाओ के सामने होता था, मैं हमेशा उसकी भावनाओं को प्राथमिकता देता था, उसकी हर बात मान लेता था। यह पहली बार था जब उसने मुझे इस तरह अपने लिए कठोर होते देखा। कुछ क्षणों तक वह स्तब्ध खड़ी रही, मानो उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि प्रतिक्रिया कैसे दे। लेकिन मेरा चेहरा पूरी तरह गंभीर था। काफी देर बाद उसने धीमे स्वर में पूछा, गु युआनचाओ, क्या तुम सचमुच मेरे साथ ऐसा व्यवहार करोगे? मैंने भौहें सिकोड़ ली। शेन याओयाओ, आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं सचमुच समझ नहीं पा रहा था। एक तरफ वह मुझे नापसंद करती थी, दूसरी तरफ बार बार मेरे पास चली आती थी। क्या तलाक के बाद उसे अचानक एहसास हुआ था कि कुछ गलत है? नहीं, मैं शेन याओयाओ को अच्छी तरह जानता था।
उसके हर कदम के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता था। यह सोचकर मैं और सतर्क हो गया। शेन याओयाओ ने नजरें झुका ली, फिर धीमे स्वर में बोली, जिकियांग बहुत अच्छा इंसान है। वह मेरा बहुत ख्याल रखता है। मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं बढ़ सकती। मैं सिर्फ जिकियांग को चुन सकती हूं। मैंने ठंडे स्वर में पूछा। तो? उसने होंठ भींच ली। वास्तव में अब इन बातों का कोई अर्थ नहीं था, लेकिन वह फिर भी बोलती जा रही थी, मानो खुद को समझाने की कोशिश कर रही हो, मानो यह सब जोर से कहने पर उसे सुकून मिल जाएगा। आखिरकार स्थिति इतनी असहज हो गई कि मुझे प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को बुलाना पड़ा। शेन याओयाओ शराब पीकर आई थी और मैं उसके साथ किसी भी तरह की अनावश्यक उलझन नहीं चाहता था। इसलिए मैंने सीधे वांग जिकियांग को फोन कर दिया। लेकिन उसकी प्रतिक्रिया भी अजीब थी। वो अपार्टमेंट तक तो आ गया, लेकिन ऊपर आने से साफ मना कर दिया। उसने जिद की कि प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ही शेन याओयाओ को नीचे लेकर आए। उस रात की घटना वहीं समाप्त हो गई। लेकिन अगली सुबह नया तमाशा शुरू हो गया। वांग जिकियांग ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया। वीडियो का शीर्षक था, एक अच्छा एक्स वही होता है जो मर चुके इंसान की तरह व्यवहार करे। उसके पूरे वीडियो में इशारा मेरी तरफ था। उसकी कहानी के अनुसार मैं वह पूर्व पति था जो तलाक के बाद भी शेन याओयाओ का पीछा कर रहा था। और देखते ही देखते ढेर सारे लोग उसकी बातों का समर्थन करने लगे। कमेंट्स में मुझे बेशर्म कहा गया। किसी ने लिखा, उसे अभी भी शेन परिवार की संपत्ति चाहिए। किसी ने कहा, वह शेन याओयाओ को अपना सहारा समझता था, इसलिए छोड़ नहीं पा रहा। एक व्यक्ति ने तो यहां तक लिख दिया, मैं प्रेसिडेंट शेन के पूर्व पति को जानता हूं, वह कभी भी असली मर्द नहीं था। दूसरे ने कहा, कॉलेज के समय से ही गु युआनचाओ शेन याओयाओ के पीछे पड़ा हुआ था। मुझे तो शुरू से लगता था कि उसकी नजर सिर्फ शेन परिवार की हैसियत पर थी। इन टिप्पणियों को देखकर मुझे ध्यान से पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी। मैं तुरंत समझ गया कि ये लोग कौन हैं। ये वही लोग थे जो कभी शेन याओयाओ के आसपास मंडराते रहते थे। जब मैं उसका पति था तब वे मेरे सामने बहुत विनम्र बनते थे, लेकिन अब जब उनकी वफादारी वांग जिकियांग की तरफ चली गई थी तो वे भी मेरे प्रति ठंडे और शत्रुतापूर्ण हो गए थे। लेकिन सच कहूं तो मुझे अब उनकी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि बहुत पहले ही मैं उन लोगों की असलियत समझ चुका था। मैंने मूल रूप से किसी भी तरह का जवाब देने का इरादा नहीं किया था। लेकिन मेरी उम्मीद के बिल्कुल विपरीत अचानक किसी ने एक स्पष्टीकरण वाला वीडियो पोस्ट कर दिया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि शेन याओयाओ पूरी तरह नशे में मेरे अपार्टमेंट के दरवाजे पर खड़ी थी। उसका बार बार मुझसे चिपकने की कोशिश करना भी स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड हो गया था। मुझे नहीं पता था कि वह व्यक्ति कौन था, नहीं यह समझ आया कि उसके पास वह फुटेज कैसे पहुंची। और सबसे बड़ी बात, जब वांग जिकियांग मुझे बदनाम कर रहा था तब उसी समय यह व्यक्ति मेरे पक्ष में खड़ा होने का फैसला क्यों कर रहा था। मैं अभी तक इसका जवाब नहीं ढूंढ पाया था कि तभी शेन याओयाओ का फोन आ गया। जैसे ही मैंने कॉल उठाई, उसकी गुस्से से भरी आवाज सुनाई दी, गु युआनचाओ, तुम्हें आखिर क्या हो गया है? जिकियांग बस थोड़ा असुरक्षित महसूस कर रहा था। तुमने वह वीडियो क्यों उजागर कर दिया? गु युआनचाओ, तुम सच में बिल्कुल मर्द नहीं हो। अब तक मैं शेन याओयाओ का सामना अपेक्षाकृत शांत मन से कर लेता था, लेकिन इस बार मुझे सचमुच उस पर बेहद गुस्सा आ गया। वांग जिकियांग ने सच को झूठ और झूठ को सच बनाकर पेश किया, और जब मैं अपनी सफाई दूं तो गलती मेरी हो गई। मैं ठंडी हंसी हंसा, फिर कड़े स्वर में बोला, बस करो शेन याओयाओ, तुम और वांग जिकियांग जो भी अस्पष्ट और घटिया खेल खेलना चाहते हो वह तुम्हारी मर्जी है, लेकिन हर बार मुझे उसमें क्यों घसीटती हो? और सुन लो, यह वीडियो मैंने नहीं डाली थी। किसी और को तुम लोगों की हरकतें देखकर बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए उसने सच सामने ला दिया। लेकिन अगर अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो मैं वादा करता हूं कि सच उजागर करने वाला और पलटकर जवाब देने वाला इंसान मैं ही होऊंगा। इतना कहकर मैंने बिना उसे एक और शब्द बोलने का मौका दिए फोन काट दिया। अजीब बात यह थी कि मैंने उसे न जाने कितनी बार ब्लॉक किया था, लेकिन फिर भी वह मुझे फोन करने से कभी नहीं थकती थी, मानो वह किसी भी कीमत पर मुझे पूरी तरह छोड़ना नहीं चाहती थी। बाद में मुझे पता चला कि वह वीडियो वास्तव में जिंगजिंग ने ही पोस्ट की थी। उस दिन वह मूल रूप से मुझसे मिलने ऊपर आना चाहती थी, क्योंकि शेन याओयाओ के सामने उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था। उसे चिंता थी कि शायद मैं उससे नाराज हो जाऊं, लेकिन ऊपर आते समय उसने एक ऐसा दृश्य देख लिया जिसकी उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। हालांकि यह सब बात की बात थी। इस घटना ने वांग जिकियांग और शेन याओयाओ दोनों को बड़ा झटका दिया। खासकर शेन याओयाओ की प्रतिष्ठा को काफी नुकसान पहुंचा। अपनी छवि सुधारने के लिए उसने तुरंत वांग जिकियांग के साथ अपने विवाह की आधिकारिक घोषणा कर दी। उसने सार्वजनिक रूप से यह भी कहा कि जिस दिन वह मुझसे मिलने आई थी उसका उद्देश्य केवल शादी से पहले कुछ पुराने मामलों को पूरी तरह समाप्त करना था। उस दिन उसने शराब पी रखी थी,
इसलिए स्थिति थोड़ी नियंत्रण से बाहर हो गई। लेकिन चाहे जो भी हो, उसके दिल में अब सिर्फ वांग झिकियांग ही था, और वही व्यक्ति था जिसके बारे में वह हर समय सोचती थी। शेन याओयाओ ने खुलेआम वांग झिकियांग को अपना आधिकारिक जीवन साथी घोषित कर दिया। समाचार पत्रों, वित्तीय पत्रिकाओं और इंटरनेट पर हर जगह दोनों की तस्वीरें छपने लगीं। उसके बाद जब भी कोई सार्वजनिक कार्यक्रम होता, शेन याओयाओ हमेशा वांग झिकियांग को अपने साथ लेकर जाती। कुछ समय तक वांग झिकियांग सचमुच सफलता और प्रसिद्धि के शिखर पर था। अगर मेरी तुलना की जाए तो मैं एक छोड़ा हुआ पूर्व पति था और वह चमक दमक से भरी जिंदगी जी रहा था। लेकिन मेरी स्थिति भी बुरी नहीं थी। मैं और कियान शेंग जिन परियोजनाओं पर काम कर रहे थे, वे लगातार बेहतर परिणाम देने लगीं। हमारे सहयोगी निवेशकों ने न केवल अपनी पूंजी बढ़ाई, बल्कि हमें कई नए प्रोजेक्ट्स से भी जोड़ दिया। विश्लेषण का काम केवल प्रतिभा से नहीं चलता, उसके लिए गहरी समझ, पेशेवर दृष्टिकोण और अत्यधिक सटीकता चाहिए। और यही मेरी सबसे बड़ी ताकत थी। लगातार 3 महीने तक बिना रुके मेहनत करने के बाद कियान शेंग की कंपनी की प्रतिष्ठा पूरे उद्योग में तेजी से बढ़ने लगी, और उसी के साथ मेरा नाम भी लोगों की नजरों में आने लगा। मैं हमेशा पर्दे के पीछे रहना चाहता था, लेकिन कियान शेंग ने साफ मना कर दिया। उसने गंभीर स्वर में कहा, अगर तुम न होते तो हमारी कंपनी कभी इस स्तर तक नहीं पहुंचती। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो सारा श्रेय खुद ले लें। मैं तुम्हारी मेहनत और योगदान साफ देख सकता हूं, गुयुआन चाओ। इसलिए इस बार तुम्हें मेरी व्यवस्था माननी ही पड़ेगी। उसका चेहरा इतना गंभीर था कि मेरे पास मना करने का कोई कारण नहीं बचा। 6 महीने भी पूरे नहीं हुए थे कि मैं उद्योग का एक प्रसिद्ध विश्लेषक बन चुका था। दूसरी ओर शेन याओयाओ और वांग झिकियांग की शादी को 3 दिन हो चुके थे, लेकिन शादी से ठीक 1 रात पहले शेन याओयाओ ने शराब पी रखी थी, और उसी नशे की हालत में उसने मुझे फोन किया। शादी से 1 रात पहले शेन याओयाओ ने शराब के नशे में मुझे फोन किया था। फोन उठाते ही उसने कहा, गुयुआन चाओ, मेरी शादी होने वाली है, अब तुम मुझे कभी वापस नहीं पा सकोगे। सच कहूं तो शेन याओयाओ अपने बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। मौजूदा समय में मेरे मन में उसके लिए कोई भावना बची ही नहीं थी। मैं तो उसके साथ दोबारा रहने की कल्पना तक नहीं करना चाहता था। शेन याओयाओ और वांग झिकियांग की शादी बहुत धूमधाम से हुई। उन्होंने मुझे भी निमंत्रण भेजा था, लेकिन मैं नहीं गया। हाँ, कियान शेंग वहां गया था, और लौटते ही उसने मेरे सामने शिकायतों का पुलिंदा खोल दिया। वह सोफे पर बैठते ही बोला, मैं सच में समझ नहीं पा रहा कि तुम्हारी एक्स के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, और वह वांग झिकियांग तो उससे भी बढ़कर निकला। मैंने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। तब उसने मुझे पूरी कहानी सुनाई। दरअसल शादी वाले दिन वांग झिकियांग के गांव के लगभग सारे रिश्तेदार वहां पहुंच गए थे, और यह कोई 2-4 लोगों का समूह नहीं था, पूरा का पूरा एक बस भरकर आ गया था। असल में शेन याओयाओ की योजना यह थी कि वांग झिकियांग के परिवार वाले शादी में शामिल न हों। कारण यह नहीं था कि वह उनके गांव या आर्थिक स्थिति को नीचा समझती थी, बल्कि वह जानती थी कि दोनों परिवारों का सामाजिक परिवेश पूरी तरह अलग था। इस शादी में उसने उद्योग जगत के कई बड़े लोगों और व्यावसायिक साझेदारों को आमंत्रित किया था। वह इस अवसर का उपयोग अपनी प्रतिष्ठा और प्रभाव बढ़ाने के लिए करना चाहती थी। इसलिए शादी से पहले उसने इस विषय पर वांग झिकियांग से गंभीर बातचीत की थी। वांग झिकियांग ने पूरे विश्वास के साथ कहा था, चिंता मत करो, मेरे माता पिता किसी रिश्तेदार को यहां नहीं लाएंगे। मैंने पहले ही उनसे कह दिया है कि गांव में अलग से एक और दावत रखेंगे। उसकी बात सुनकर शेन याओयाओ संतुष्ट हो गई थी। उसे लगा था कि वांग परिवार इस व्यवस्था को मान जाएगा, लेकिन शादी वाले दिन सब कुछ उल्टा हो गया। सुबह सुबह ही एक बड़ी बस वहां आकर रुकी। वांग झिकियांग के माता पिता सबसे आगे थे। उनके पीछे रिश्तेदारों की लंबी कतार थी। बस से उतरते ही वे उत्साह से चिल्लाने लगे, आओ आओ, आज हमारे बेटे की शादी है, सब लोग पेट भरकर खाना पीना, जल्दी अंदर चलो और सीट पकड़ लो। जब तक शेन याओयाओ और वांग झिकियांग को स्थिति समझ आती, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वांग परिवार के लोग पहले ही हॉल में घुस चुके थे। मूल मेहमान अब भी कुछ समझ भी नहीं पाए थे कि उन्हें धक्का देकर किनारे कर दिया गया। जो लोग वहां आमंत्रित थे वे सभी शिक्षित और सभ्य समाज से थे। वे इस तरह की धक्का मुक्की करने वालों से मुकाबला ही नहीं कर सकते थे। वे स्तब्ध खड़े देखते रह गए, और दूसरी तरफ वांग परिवार के लोग खाने पर टूट पड़े। जैसे ही झींगे और केकड़े की प्लेटें आईं, कुछ ही सेकंड में सब साफ हो गया। कियान शेंग की बातें सुनकर पहले तो मुझे लगा कि शायद उन्हें औपचारिक समारोहों की आदत नहीं होगी, लेकिन फिर उसने मुझे एक वीडियो दिखाया। वीडियो देखने के बाद मैं सचमुच हैरान रह गया। मुझे लगा, क्या शेन परिवार ने वांग परिवार के बारे में कभी सही तरीके से जांच पड़ताल की भी थी? मुझे अपना और शेन याओयाओ का विवाह याद आ गया। उस समय शेन परिवार शिष्टाचार और रस्मों को लेकर कितना कठोर था।
उनकी मांगों का कोई अंत नहीं था। पूरी शादी उनकी इच्छा के अनुसार आयोजित की गई थी। मेरे माता पिता स्वयं सम्मानित और प्रभावशाली लोग थे, फिर भी उन्हें अपनी राय रखने का मौका तक नहीं मिला था। यहां तक कि दुल्हन के गुलदस्ते का डिजाइन भी शेन याओयाओ ने खुद तय किया था। और आज वांग परिवार ने शादी को मेले में बदल दिया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि उस समय शेन याओयाओ के मन में कितना गुस्सा रहा होगा। वीडियो में वांग परिवार के कई लोग ऐसे व्यवहार कर रहे थे मानो वर्षों से उन्होंने ढंग का भोजन न देखा हो। कुछ लोग सीधे हाथों से प्लेटों में टूट पड़े, कुछ ने तो खाना शुरू होने से पहले ही बचा हुआ भोजन पैक करना शुरू कर दिया। पूरा विवाह समारोह कुछ ही मिनटों में अराजकता में बदल गया। शादी की दावत औपचारिक रूप से शुरू भी नहीं हुई थी और माहौल पहले ही बिखर चुका था। इसके बाद कियान शेंग ने मुझे एक और वीडियो दिखाया। इस वीडियो में शेन याओयाओ का चेहरा गुस्से से लाल था। वह सीधे वांग जिक्यांग से सवाल कर रही थी, क्या तुमने यह सब जानबूझकर किया है? क्या तुमने अपने परिवार को यहां लाकर मुझे अपमानित करने की योजना बनाई थी? वांग जिक्यांग मासूम चेहरा बनाकर खड़ा था, मानो उसे कुछ भी समझ ना आया हो। लेकिन उस समय शेन याओयाओ इतनी क्रोधित थी कि वह उसकी कोई सफाई सुनने के मूड में ही नहीं थी। शेन याओयाओ गुस्से से वांग जिक्यांग को डांट रही थी, लेकिन किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि तभी वांग जिक्यांग की मां अचानक आगे बढ़ेगी और शेन याओयाओ के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देगी। छटाक! पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। मां वांग ने उंगली उठाकर शेन याओयाओ की ओर इशारा किया और चीखते हुए बोली, बेशर्म औरत, तू मेरे बेटे को दोष दे रही है? मैं तुझे साफ साफ बता देती हूं, यह तेरी किस्मत है कि मेरा बेटा तुझसे शादी करने को तैयार हुआ। अगर तेरे शेन परिवार के पास पैसा ना होता तो मेरा बेटा तुझ पर दूसरी नजर भी न डालता। हर एक शब्द शेन याओयाओ की इज्जत को तार तार कर रहा था। उसका आधा चेहरा लाल होकर सूज गया था। वह स्तब्ध खड़ी रही। फिर धीरे धीरे उसकी नजर वांग जिक्यांग पर गई। उसकी आंखों में अविश्वास भरा हुआ था। तुम बस खड़े होकर देखते रहे कि तुम्हारी मां मुझे मार रही है? वांग जिक्यांग ने बेबस चेहरा बनाया, फिर धीरे से बोला, यूरो, अगर तुमने मुझ पर सवाल ना उठाए होते तो मेरी मां नाराज नहीं होती। यह सुनकर शेन याओयाओ को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वह उसे घूरती रह गई, मानो पहली बार अपने इस नए पति को पहचानने की कोशिश कर रही हो। क्या यही वह आदमी था जिसके लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया था? क्या यही वह आदमी था जिसके लिए उसने अपना विवाह तोड़ा था? उसकी आंखों में क्रोध और अपमान की आग भर गई। अगले ही पल छटाक! उसने पूरी ताकत से वांग जिक्यांग को थप्पड़ मार दिया, फिर बिना एक शब्द कहे अपने माता पिता के साथ वहां से निकल गई। वांग जिक्यांग घबराकर उसके पीछे भागा, लेकिन शेन परिवार उस दिन इतनी बुरी तरह अपमानित हुआ था कि किसी ने उसे कार में बैठने तक नहीं दिया। कियान शेंग कहानी सुनाते सुनाते सिर हिलाने लगा। सच बताओ, शेन याओयाओ आखिर सोच क्या रही थी? हर मामले में तुम वांग जिक्यांग से बेहतर हो, फिर भी वह उसके पीछे इस हद तक पागल कैसे हो गई? अब देखो, उसने खुद अपनी जिंदगी का तमाशा बना लिया। कियान शेंग लगातार बोलता जा रहा था, लेकिन मैं अब आगे सुनना नहीं चाहता था। इन दिनों मैं बेहद व्यस्त था। कंपनी के काम लगातार बढ़ते जा रहे थे और जब भी थोड़ा समय मिलता मैं अपने परिवार की कंपनी के मामलों में भी हाथ बटाता। धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि मेरी जिंदगी फिर से पटरी पर लौट रही है। पहली बार मुझे लगा शेन याओयाओ को खोने के बाद ही मेरी दुनिया सचमुच रोशन हुई है। जब मैंने उसके बारे में सोचना बंद किया तब मेरे दिन पहले से कहीं अधिक शांत और सुखद हो गए। मैंने कियान शेंग को बीच में रोक दिया। उसे लगा शायद मेरे दिल में अभी भी शेन याओयाओ के लिए भावनाएं बाकी हैं। उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। भाई, दुनिया में अच्छी लड़कियों की कमी नहीं है, तुम कहीं अभी भी? मैं हंस पड़ा। बिल्कुल नहीं, मेरे लिए शेन याओयाओ अब एक ऐसी इंसान है जिसका कोई महत्व नहीं बचा। कियान शेंग ने मुझे गौर से देखा। सच? शायद उसे अब भी भरोसा नहीं हुआ था, इसलिए मैंने मजाक में हाथ उठाकर कसम तक खा ली। तब जाकर उसके चेहरे पर संतोष दिखाई दिया। उस रात उसने जिद पकड़ ली, आज जश्न मनाएंगे। तुम्हारी नई जिंदगी का जश्न। मैं उसे मना नहीं कर पाया, इसलिए हम दोनों बार चले गए। जिंगजिंग भी हमारे साथ थी, लेकिन वहां पहुंचकर एक अप्रत्याशित दृश्य हमारा इंतजार कर रहा था। हमारी मुलाकात शेन याओयाओ और वांग जिक्यांग से हो गई। लगता था शेन याओयाओ अपनी सहेलियों के साथ आई थी और वांग जिक्यांग उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच गया था। जैसे ही शेन याओयाओ ने उसे देखा, उसके चेहरे पर साफ घृणा उभर आई। तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। उसने उसकी ओर देखना तक उचित नहीं समझा। पीठ फेरकर अपनी सहेलियों के साथ शराब पीने लगी। लेकिन वांग जिक्यांग जाने वाला नहीं था। अचानक वह सबके सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आवाज भावुक हो गई। यूरो, सब मेरी गलती है। मेरे माता पिता ने बहुत मुश्किलों में मुझे बड़ा किया है।
आज रिश्तेदारों ने उन्हें भड़काया। उन्हें लगा कि लोग उन्हें नीचा दिखा रहे हैं, इसीलिए वे शादी में आ गए। असल में अब उन्हें भी अपनी गलती का एहसास है। वे तुमसे माफी मांगना चाहते थे, लेकिन उन्हें डर था कि तुम अभी भी नाराज हो। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। तुम्हें मुझसे नाराज होने का पूरा अधिकार है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि तुम मुझे माफ कर दोगी। जब वह घुटनों पर बैठा यह सब कह रहा था, तो उसका चेहरा बिल्कुल ऐसे उठा हुआ था जैसे किसी नाटक का हीरो हो। सटीक 45 डिग्री के कोण पर जिंगजिंग और कियान शेंग दोनों के चेहरे पर घृणा साफ दिखाई दे रही थी। खासकर कियान शेंग तो बुरी तरह परेशान हो चुका था। उसने पहले वांग जिकियांग को देखा, फिर मेरी तरफ मुड़ा और बेहद गंभीर स्वर में बोला, भाई, तुम सच में ऐसे आदमी से हार गए थे? उस समय तुम आखिर कर क्या रहे थे? मैं कुछ बोल पाता उससे पहले जिंगजिंग हंस पड़ी। भैया, यह गु युआनचाओ की गलती नहीं है। भाई, गु युआनचाओ कभी इस तरह की नकली हरकतें नहीं कर सकते। यह पहली बार नहीं था जब जिंगजिंग ने मेरा पक्ष लिया हो, लेकिन कियान शेंग ने उसकी बात सुनने से साफ इनकार कर दिया। वह अभी भी सिर पकड़कर बैठा था। हम तीनों चुपचाप शराब पीते रहे और सामने चल रहे इस तमाशे को देखते रहे। लेकिन जिसने हमें सबसे ज्यादा हैरान किया वह शेन याओयाओ थी। इतनी बड़ी बेइज्जती झेलने के बाद भी उसने आखिरकार वांग जिकियांग को माफ कर दिया। इतना ही नहीं, दोनों कुछ ही देर बाद सबके सामने एक दूसरे को गले लगाकर भावुक होने लगे और फिर वे इतने जोश में एक दूसरे को चूमने लगे कि वहां मौजूद लोग भी असहज हो गए। उन्हें देखकर मैं भी अपनी नजरें हटाने पर मजबूर हो गया। अब मेरे अंदर इतना भी धैर्य नहीं बचा था कि वहां और रुककर यह सब देखता, इसलिए मैंने कोई बहाना बनाया और वहां से निकल आया। जब जिनशेंग मेरे पीछे आया तभी उसकी मुलाकात एक ग्राहक से हो गई, इसलिए वह बार में ही रुक गया। आखिर में सिर्फ मैं और जिनजिंग ही साथ बाहर निकले। भाई युआनशाओ, आप ठीक तो हैं? जिनजिंग की आंखों में मेरी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मैंने हल्के से सिर हिलाकर उसे आश्वस्त किया। यह देखकर उसके चेहरे का तनाव कुछ कम हुआ। हम दोनों कुछ देर तक चुपचाप सड़क पर चलते रहे, लेकिन जैसे ही मैं अपनी कार के पास पहुंचा और उसे लेकर जाने वाला था, मेरी नजर शेन यूरू और वांग जीचियांग पर पड़ी, जो मेरी कार के पास खड़े थे। शेन यूरू नशे में लग रही थी। वह मेरी कार पर मुक्के और लातें बरसा रही थी। हरामी कमीने! यह दृश्य देखकर मेरे होंठों पर अनायास मुस्कान आ गई। मैंने तुरंत अपना फोन निकाला और वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। फिर सीधे शेन यूरू की ओर बढ़ गया। प्रेसिडेंट शेन, क्या अब आप मेरे नुकसान की भरपाई करने वाली हैं? मुझे देखकर वह स्पष्ट रूप से चौंक गई। कुछ पल के लिए उसके चेहरे पर जड़ता छा गई, लेकिन वह जल्दी ही संभल गई। इस कबाड़ कार की कीमत ही कितनी होगी? लग रहा था कि शेन यूरू सचमुच बुरी तरह नशे में थी। असल में यह एक लिमिटेड एडिशन कार थी। पूरी दुनिया में इसकी केवल 5 गाड़ियां मौजूद थीं। शेन यूरू इतनी अमीर थी कि इसकी कीमत चुका सकती थी, लेकिन अगर सचमुच उसे यह रकम देनी पड़ती तो मुझे पूरा यकीन था कि वह इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थी। और हुआ भी वही। जब मैंने उसे कार की वास्तविक कीमत बताई तो वह बेकाबू होकर जोर जोर से हंसने लगी। उसकी आंखों में मेरे लिए केवल तिरस्कार था। गु युआनशाओ, तुम सोचते हो कि तुम लाखों की कार खरीद सकते हो? मैंने ठंडी निगाहों से उसकी ओर देखा। नशे में धुत शेन यूरू अब ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। वांग जीचियांग उसे संभाले हुए था ताकि वह जमीन पर न गिर जाए, लेकिन इस समय वांग जीचियांग की नजरें भी मेरे प्रति बिल्कुल मित्रवत नहीं थीं। सीनियर भाई गु युआनशाओ, आप सच में इस तरह पैसे कमाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? मैं पैसे कमाने की कोशिश कर रहा हूं या नहीं, ये बात तुम दोनों मुझसे बेहतर जानते हो। मैंने वांग जीचियांग को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। फिर मैंने सीधे वकील का नोटिस भेज दिया, जिसमें शेन यूरू द्वारा मेरी कार को नुकसान पहुंचाने वाला वीडियो भी शामिल था। अगली ही सुबह पूरा इंटरनेट मेरे नाम से गूंज उठा। कारण था वांग जीचियांग द्वारा पोस्ट किया गया एक वीडियो। उस वीडियो में उसने दावा किया कि मैं शेन यूरू का पूर्व पति होने के कारण उसे खुश नहीं देख पा रहा था, इसलिए मैंने जानबूझकर लोगों को पैसे देकर उनकी शादी बर्बाद करने की साजिश रची। उसके अनुसार शादी वाले दिन वांग परिवार के नाम पर जो लोग बेहिसाब खाना पीना कर रहे थे वे उसके असली रिश्तेदार नहीं थे, बल्कि मेरे द्वारा भेजे गए लोग थे। उसने यह भी कहा कि बाद में मैंने ही शेन यूरू की शादी को तमाशा बना दिया और उसी रात लग्जरी कार को नुकसान पहुंचाने वाली घटना भी खुद रची। वीडियो में वह कह रहा था, दोस्तों, मेरी सीनियर बहन और मैं सचमुच एक दूसरे से प्यार करते हैं। सीनियर बहन और गु युआनशाओ के बीच बहुत पहले ही भावनाएं खत्म हो चुकी थीं और तलाक की पहल भी गु युआनशाओ ने ही की थी। मुझे समझ नहीं आता कि वह अब इतना हंगामा क्यों कर रहा है। वीडियो में वांग जीचियांग तो नहीं रहा था, लेकिन उसकी शक्ल इतनी दुखी
और बेबस दिखाई दे रही थी कि लोगों की सहानुभूति आसानी से उसकी ओर चली जाए। जैसे ही वीडियो अपलोड हुआ, मैं एक बार फिर पूरे इंटरनेट के निशाने पर आ गया, लेकिन मुझे तनिक भी शर्म या घबराहट महसूस नहीं हुई। मैंने तुरंत शेन यूरू को फोन किया। कुछ ही देर में उसने कॉल उठा ली। तो आखिरकार तुम्हें डर लग ही गया? गु युआन शाओ, अगर तुम सार्वजनिक रूप से मुझसे माफी मांग लो तो शायद मैं जिजियांग से सफाई वाला वीडियो पोस्ट करने के लिए कह दूं। कॉल जुड़ते ही शेन यूरू की घमंड से भरी आवाज सुनाई दी। उसकी बात सुनकर मैं हंसे बिना नहीं रह सका। यह औरत अब सचमुच बेशर्मी की सारी सीमाएं पार कर चुकी थी। मेरी हंसी सुनते ही शेन यूरू भड़क उठी। वह फोन पर मुझ पर चीखने चिल्लाने लगी, लेकिन इस बार मैंने भी उसे कोई सम्मान नहीं दिया। शेन यूरू, हमारी पिछली शादी की खातिर मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। बस एक स्पष्टीकरण वाला वीडियो पोस्ट कर दो, मैं इस मामले को यहीं खत्म कर दूंगा। वरना क्या? तुम्हें लगता है कि गु परिवार अब भी तुमसे मुकाबला कर सकता है? शेन यूरू ने तिरस्कार से नाक सिकोड़ते हुए कहा। मैं मुस्कुराया और बिना कुछ कहे फोन काट दिया। अगले 1 घंटे में मैंने अपने माता पिता से संपर्क किया और गु परिवार की असली आर्थिक ताकत को सार्वजनिक करने की व्यवस्था की। साथ ही मैंने अपने पिता से घोषणा करवाई कि हम वेस्ट सिटी प्रोजेक्ट की बोली में भाग लेने वाले हैं। शेन परिवार इस परियोजना को बेहद महत्वपूर्ण मानता था। वे अपने व्यवसाय को फिर से ऊंचाइयों पर ले जाने की उम्मीद इसी प्रोजेक्ट से लगाए बैठे थे। इसके बाद मैंने लोगों को वांग झीचियांग के गांव भेजा और उसके अतीत की जांच करवाकर वह सारे सबूत इकट्ठे कर लिए जिनकी मुझे जरूरत थी। तभी मैंने अपना जवाबी वीडियो तैयार करना शुरू किया। उसी दौरान कार डीलरशिप के सेल्समैन ने भी एक वीडियो जारी किया जिसमें उसने साबित कर दिया कि मेरी कार असली थी, कोई नकली या दिखावटी गाड़ी नहीं। इतना ही नहीं, उसने यह भी बताया कि कार को जो नुकसान पहुंचा था उसकी मरम्मत का खर्च, उस कार की केवल मरम्मत का खर्च ही लाखों युआन तक पहुंचने वाला था। जैसे ही वह वीडियो इंटरनेट पर पोस्ट हुआ, पूरा ऑनलाइन जगत हिल गया। अरे, क्या लोगों ने नहीं कहा था कि गु युआन चाओ बर्बाद हो चुका है? फिर वह इतनी महंगी लग्जरी कार कैसे खरीद सकता है? दोस्तों, जरा यह देखो कि मुझे क्या मिला है। वीडियो पोस्ट करने वाले व्यक्ति ने उसके नीचे एक लिंक भी जोड़ दिया था। जिज्ञासा में बहुत से लोगों ने उस लिंक पर क्लिक किया। उसमें मौजूद सामग्री बेहद सरल थी। वह गु परिवार की ताजा आधिकारिक घोषणा का वीडियो था। जब गु परिवार ने वेस्ट सिटी प्रोजेक्ट की बोली में भाग लेने की घोषणा की तो इंटरनेट पर कई लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। हाँ, क्या गु परिवार पागल हो गया है? उनकी मौजूदा हालत में भी वे शेन परिवार से मुकाबला करने का सपना देख रहे हैं। भाई, उन्हें इतना हल्के में मत लो। गु युआन चाओ अब लिमिटेड एडिशन कार खरीद सकता है। हो सकता है कि गु परिवार इतने सालों से अपनी असली ताकत छिपाकर बैठा हो। इंटरनेट तरह तरह की अटकलों से भर गया। इसी बीच शेन यूए ने फिर मुझे फोन किया। गु युआन चाओ, क्या यह सब करना सच में जरूरी था? सिर्फ मुझसे मुकाबला करने के लिए तुमने अपने माता पिता को भी इसमें घसीट लिया? गु युआन चाओ, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? फोन पर उसकी आवाज ऐसे लग रही थी जैसे कोई गुस्से से पागल हुआ मुर्गा लगातार लड़ने को तैयार हो। उसके हर शब्द में कटुता और झर भरा हुआ था। अब उसमें एक सफल महिला सीईओ जैसी गरिमा का नामो निशान भी नहीं बचा था। मैंने केवल ठंडी हंसी हंसी। जब उसने देखा कि मैं नाराज नहीं हो रहा हूं तो वह और अधिक भड़क गई। बस भी करो, जल्दी से सब साफ कर दो, वरना जब असली बोली शुरू होगी तब गु परिवार क्या करेगा? उसके सवालों का जवाब देने की मुझे कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुई। मैंने शांत स्वर में कहा, शेन यूरू, बस इंतजार करो और देखती रहो। मैं तुम्हें पहले ही एक मौका दे चुका हूं। सच कहूं तो शुरुआत से ही ऐसा नहीं था कि मेरे दिल में शेन यूरू के लिए कोई भावना नहीं बची थी। हालात हमेशा ऐसे नहीं थे। असल समस्या यह थी कि शेन यूरू बार बार अपने ही हाथों सब कुछ बर्बाद करती रही। इतने लंबे समय तक वह लगातार मुझे निशाना बनाती रही, मानो मुझे मिट्टी में मिलाकर ही उसे खुशी मिलती हो। लेकिन अफसोस, अब गु युआन चाओ वह पुराना गु युआन चाओ नहीं रहा था। मैंने ठंडे स्वर में फोन काट दिया और आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी कि मैं गु परिवार में वापस लौट आया हूं। इसके बाद लोगों का ध्यान धीरे धीरे गु परिवार के व्यवसायों की ओर जाने लगा और फिर लोगों को एक बात समझ आने लगी। गु परिवार कभी वास्तव में कमजोर पड़ा ही नहीं था। वह अब भी पहले की तरह शक्तिशाली था, शायद पहले से भी अधिक मजबूत। जब यह बात शेन यूरू को पता चली तो उसे ऐसा लगा मानो उसके साथ धोखा हुआ हो। वह घबराई हुई मेरे पास पहुंची और जवाब मांगने लगी। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? झूठ? मैंने कब झूठ बोला? मैंने उस शेन यूरू की ओर देखा जो घबराहट में भागती हुई मेरे पास आई थी। आज वह किसी देवी जैसी नहीं लग रही थी। उसका चेहरा थका हुआ और बिखरा बिखरा सा दिखाई दे रहा था। उसे देखते हुए मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे एक पूरी जिंदगी बीत चुकी हो। काफी देर बाद मैंने उसकी ओर देखकर कहा,
शेन युरू, तुम्हें मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। तलाक सिर्फ मैं ही नहीं चाहता था। अब इस तरह मेरे पीछे पीछे घूमने से क्या तुम खुद को महान साबित करना चाहती हो? तुम कभी भी वांग जीचांग जितनी महत्वपूर्ण नहीं हो सकती। शेन युरू ने तुरंत पलटकर कहा, सच में? तो फिर तुम यह स्वीकार करने की हिम्मत क्यों नहीं करते कि शादी में आने वाले वे लोग वांग जीचांग के रिश्तेदार थे? जैसे ही मैंने वांग जीचांग का नाम लिया, शेन युरू एकदम चुप हो गई। काफी देर तक वह कुछ नहीं बोली। मुझे पता था कि अब उसके पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। मैं मुड़ा और घर जाने लगा, लेकिन तभी पीछे से शेन युए की आवाज आई, गुयुआन चाओ, क्या तुमने कभी मुझे अपना सब कुछ दिया ही नहीं? मैं कुछ पल रुका और फिर शांत स्वर में उत्तर दिया, शेन युए, मैंने तुम्हें अपना सब कुछ दिया था, लेकिन मेरे माता पिता ने नहीं दिया, और आज मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। घर पहुंचने के बाद मैंने अपनी जांच से जुड़े सारे दस्तावेज इंटरनेट पर अपलोड कर दिए। जिन रिश्तेदारों को वांग जीचांग अपना मानने से इनकार कर रहा था, वे सभी अपने अपने परिवार, रजिस्ट्रेशन दस्तावेज और उससे संबंध साबित करने वाले प्रमाण लेकर सामने आ गए। मैंने लोगों को उनके पास भेजा और बताया कि वांग जीचांग अब उन्हें अपना रिश्तेदार मानने से इनकार कर रहा है, क्योंकि वे शादी में मौजूद थे और इसके लिए उनसे मुआवजा भी मांगा जा सकता है। पैसा देने से बचने के लिए उन सभी लोगों ने जी जान लगाकर साबित करना शुरू कर दिया कि वे सचमुच वांग जीचांग को जानते हैं और उसके रिश्तेदार हैं, और इसी के साथ सारी अफवाहें अपने आप ढह गईं। वांग जीचांग का अपने ही रिश्तेदारों से मुकरना और मुझे फंसाने की कोशिश करना इंटरनेट यूजर्स को बेहद घिनौना लगा। इसके बाद मैंने पुलिस रिपोर्ट भी सार्वजनिक कर दी, जिसमें दिखाया गया था कि मैंने वांग जीचांग पर मानहानि का मुकदमा दायर किया है और मैं किसी भी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं था। वांग जीचांग को छुड़वाने के लिए शेन युए को काफी भागदौड़ करनी पड़ी। बाद में मुझे पता चला कि जैसे ही वांग जीचांग बाहर आया, पूरे वांग परिवार ने मिलकर शेन युए को घेर लिया। उनका मानना था कि शेन युए अशुभ है। अगर यह औरत हमारे बेटे की जिंदगी में न आई होती तो हमारा बेटा कभी हिरासत में नहीं जाता। शेन युए जैसी अमीर घर में पली बढ़ी लड़की उनके सामने कहां टिक पाती। वह वहीं खड़ी रह गई और वांग जीचांग की मां उसे लगातार कोसती रही। बाद में उस बूढ़ी औरत ने साफ कह दिया कि जब तक उसे 10 लाख युआन नहीं मिलते, वह वापस घर नहीं जाएगी। मजबूर होकर शेन युए ने तुरंत पैसे ट्रांसफर कर दिए। तब जाकर वह बुजुर्ग दंपत्ति वहां से गए। उनके जाते ही शेन युए ने गुस्से से वांग जीचांग को घूरा। तुमने कहा था कि तुम मेरी रक्षा करोगे, तो यही है तुम्हारी रक्षा करने का तरीका? शेन युए बेहद स्वार्थी और व्यवहारिक स्वभाव की महिला थी। अब उसे स्पष्ट दिखाई देने लगा था कि वांग जीचांग की पृष्ठभूमि और उसकी दुनिया बिल्कुल अलग है। असल में उसके मन में तलाक का विचार भी आने लगा था। लेकिन वांग जीचांग जैसा व्यक्ति, जिसने बड़ी मुश्किल से शेन परिवार के सामाजिक और आर्थिक दायरे में जगह बनाई थी, उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। जब पैसा और स्वार्थ बीच में आ गए तो दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े, मानो वे एक दूसरे को पूरी तरह बर्बाद कर देना चाहते हो। मुझे यह भी सुनने में आया कि शेन परिवार के कई व्यापारिक साझेदारों को वांग जीचांग ने नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था। जारी, वांग जीचांग की हरकतों की वजह से शेन युए के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। आखिरकार उसे वांग जीचांग को वापस घर बुलाना पड़ा। हाल ही में दोनों ने झगड़ना भी बंद कर दिया था और फिर से साथ साथ बड़े और आलीशान कार्यक्रमों में दिखाई देने लगे थे। उधर मैं भी गु परिवार का प्रतिनिधित्व करते हुए अलग अलग व्यावसायिक आयोजनों में जाने लगा। जब भी किसी कार्यक्रम में मेरी और शेन युए की मुलाकात होती, वह मुझे एक अजीब और जटिल नजरों से देखती। उन आंखों में पछतावा, दर्द और अनकहे भाव सब कुछ मिला जुला होता था। आखिरकार गु परिवार ने वेस्ट सिटी प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक हासिल कर लिया, जबकि शेन परिवार टूटने की कगार पर पहुंच चुका था। आखिर में शेन युए मेरे सामने मदद मांगने आ गई। गुयुआन चाओ, मुझे माफ कर दो। मुझे पता है कि मुझसे गलती हुई थी। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मुझे पता है कि गु परिवार के पास इतनी क्षमता है। अगर तुम थोड़ा सा भी निवेश कर दो तो हमारा शेन परिवार फिर से खड़ा हो सकता है। वह अब भी उम्मीद कर रही थी कि मैं एक बार फिर उसे ऊपर उठाने में मदद करूंगा। मैंने उसे देखा और मन ही मन कड़वाहट भरी मुस्कान दी। शेन युए, क्या तुम्हें अंदाजा है कि उन 3 सालों में मैंने कितना कुछ खोया था? तुमने गु परिवार के सारे संसाधनों का इस्तेमाल किया, उनसे जितना फायदा उठा सकती थी उठाया, और फिर बिना जरा भी हिचकिचाहट के मुझे छोड़ दिया। मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की थी कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैंने तुम्हें यह भी बताया था कि वांग जीचांग तुम्हारे लिए सही इंसान नहीं है, लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। तुमने खुद वांग जीचांग को चुना। शेन युए कुछ कहना चाहती थी, वह सफाई देने लगी, लेकिन मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। मैंने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा,
यह हमारी आखिरी मुलाकात होगी। उस दिन के बाद मैंने फिर कभी शेन युए को नहीं देखा। हालांकि जब आखिरी बार मैंने उसे देखा था, उसका थका हुआ और टूटा हुआ चेहरा देखकर मेरे दिल में हल्का सा दर्द जरूर उठा था। कहते हैं जब कोई आदमी नरम पड़ जाता है तो वह अपने फैसलों पर टिक नहीं पाता। मुझे डर था कि कहीं मैं भी कमजोर न पड़ जाऊं, इसलिए मैंने उससे मिलना ही बंद कर दिया। सुना था कि शेन युए हर दिन मुझे ढूंढने आती थी। उससे बचने के लिए मैं रोज बहुत सुबह घर से निकल जाता और देर रात लौटता। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। नींद की कमी से मेरी हालत खराब होने लगी थी। ऐसे ही एक दिन जिनजिंग मुझसे मिलने आई। भाई युआन शाओ, मेरे भाई ने बताया कि आपने उनकी बहुत मदद की है। जब आप जिनशेंग की कंपनी में काम कर रहे थे तब आपने कंपनी के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया था। जिनजिंग लगातार बोलती जा रही थी, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि वह किसी बात की भूमिका बांध रही है। मैंने खांसते हुए कहा, जो कहना चाहती हो सीधे कहो। मेरी बात सुनकर जिनजिंग ने सिर खुजलाया और शर्माते हुए मुस्कुरा दी। भाई युआन शाओ, नीचे चलिए। नीचे? मैंने हैरानी से फिर समय देखा, फिर तुरंत मना कर दिया। नहीं, मैं नीचे नहीं जा रहा। इस समय नीचे कौन हो सकता है, यह मुझे अच्छी तरह पता था। शेन युए। लेकिन जिनजिंग ने मेरी बात नहीं मानी। वह लगभग मुझे खींचते हुए नीचे ले गई। सच कहूं तो जिनजिंग बहुत ही सौम्य और प्यारी लड़की थी। मैं उसके अनुरोध को कभी ठीक से ठुकरा नहीं पाता था। जब हम नीचे पहुंचे तो शेन युए तुरंत मेरी ओर दौड़ आई। युआन शाओ, आखिर तुम नीचे आ ही गए। तुम्हें पता है मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। युआन शाओ, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। मेरे सामने खड़ी शेन युए के गाल धंस चुके थे। उसका चेहरा बेहद थका हुआ और मुरझाया हुआ लग रहा था। मैंने उसे काफी देर तक देखा, इतनी देर कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह वही शेन युए है जिसे मैं जानता था। जिनजिंग ने बताया था कि शेन युए और वांग जीचियांग का आखिरकार तलाक हो गया है, लेकिन तलाक के समय वांग जीचियांग उसकी आधे से भी ज्यादा संपत्ति ले गया था। अब शेन युए और मैं पूरी तरह अलग दुनिया के लोग बन चुके थे। उद्योग जगत में पहले ही यह अफवाह फैल चुकी थी कि शेन युए हर जगह खुद को मेरी पत्नी बताती फिर रही है। वह लोगों से कहती थी कि मैं शेन परिवार को दोबारा उठाने में मदद करूंगा, लेकिन अब उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता था। जब उसके सारे झूठ और दांवपेच असफल हो गए तो उसने कंपनी की बिल्डिंग के नीचे मेरा इंतजार करना शुरू कर दिया। इस बार जब उसने मुझे और जिनजिंग को साथ नीचे आते देखा तो वह पूरी तरह बेकाबू हो गई। उसने जिनजिंग को घूरते हुए चिल्लाकर कहा, तू छोटी रखेल मेरे पति से चिपक कर क्यों घूम रही है। मैंने तुरंत उसे रोक दिया। बस शेन युए, क्या अब भी तुम्हें समझ नहीं आया? तुम अपनी इस हालत की खुद जिम्मेदार हो। हमारे बीच अब कुछ भी संभव नहीं है। मेरे चेहरे पर गंभीरता साफ दिखाई दे रही थी। मुझे यकीन था कि शेन युए समझ गई थी कि मैं मजाक नहीं कर रहा। उसी समय जिनजिंग ने मेरा हाथ पकड़कर अपना हाथ मेरी बाह में डाल लिया। फिर उसने शेन युए की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, भाई युआन शाओ और मैं शादी करने वाले हैं। अगर आप यहां और तमाशा करेंगी तो सिर्फ अपनी ही बेइज्जती करवाएंगे। यह सुनते ही शेन युए की नजरें हम दोनों पर टिक गईं। हमारी नजदीकी देखकर उसके चेहरे से आखिरी उम्मीद भी गायब हो गई। आखिरकार वह मुड़ी और चुपचाप चली गई। उस दिन के बाद शेन युए फिर कभी मुझे ढूंढने नहीं आई और मुझे आखिरकार वह शांति मिल गई जिसकी मुझे लंबे समय से तलाश थी। इसके बाद लगभग हर दिन जिनशेंग मेरे पास आता और मजाक मजाक में मुझे जिनजिंग से शादी करने के लिए कहता। 3 साल बाद आखिरकार जिनजिंग और मेरी शादी हो गई। 1 साल बाद हमारे घर एक प्यारा बच्चा भी आया। बाद में मैंने सुना कि शेन युए अब अपनी बची खुची बचत के सहारे जीवन बिता रही है। व्यापार जगत में उसके पास अब कोई प्रभाव या संबंध नहीं बचे थे। जहां तक वांग जीचियांग की बात है, उसने भी बहुत पहले अपनी सारी संपत्ति उड़ा दी थी। बाद में वह कई अमीर महिलाओं के साथ संबंध बनाने लगा, लेकिन एक दिन उन महिलाओं के पतियों ने मिलकर उसकी ऐसी पिटाई की कि वह आधा मरा हुआ अस्पताल पहुंच गया। हालांकि अब इन सब बातों से मेरा कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि मैं बहुत पहले ही अपने अतीत से आगे बढ़ चुका था। अब मैं अपनी नई जिंदगी, अपने परिवार और अपनी खुशियों के साथ संतुष्ट था और पहली बार मुझे लगा कि मैं सचमुच जीना सीख गया हूं। समाप्त।